हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसटीसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर बच्चे और बचपन की मैराथन क्लास में। ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो आप इस क्लास को देख करके बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए उतना सफिशिएंट मैटर कवर कर पाएंगे कि आपका पेपर अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो ध्यान से क्लास को देखना है, सारी बातों को समझते हुए सारे चैप्टर्स इस एक ही क्लास में अपन कवर कर लेंगे। तो ध्यान से सारी बातों को समझना है। और जिन्होंने अपने यूनिट वाइज वीडियोस की सीरीज देखी हुई है तो उनके लिए ये एक गोल्डन क्लास रहने वाली है। आप इस बात को समझें कि आपका एक तो रिवीजन अच्छे प्रकार से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट मेकिंग आपके अच्छे से हो जाएगी, माइंड मैप अच्छे से बन जाएगा और आपको कौन सा टॉपिक में कितनी चीज़ें लिखनी है, कैसे आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें भी आप इसमें कवर कर पाएँगे। तो ये नोट्स क्लास रहने वाली है जो कि हैंड रिटन में रहेंगे और सारी बातें आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे। मैं टाइमलाइन भी मेंशन कर दूँगा, तो अगर आपका एक यूनिट अच्छे से तैयार हो रखा है तो आप वीडियो के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग चैप्टर्स के ऑप्शन दिख जाएँगे जहाँ से आप चैप्टर भी स्विच कर पाएँगे, तो वो आपके लिए भी सहूलियत रहेगी। बाकी आपको वीडियो लाइक ज़रूर से करना है, हाइप वाला बटन दिखेगा, आपको कमेंट बॉक्स को स्वाइप करेंगे तो हाइप पॉइंट भी ज़रूर देने हैं वीडियो को, ताकि अपना वीडियो और सभी साथियों को रिकमेंड हो और सभी स्टूडेंट्स एग्जाम तैयारी कम समय में अच्छे लेवल पर कर सकें। आपका जो फर्स्ट पेपर है ये 70 नंबर का पेपर है, आप सभी जानते हैं, और पास होने के लिए अपने को 28 नंबर चाहिए होते हैं। इस क्लास से आप ना करते हुए भी 50 से ज़्यादा नंबर ले आएंगे अगर आप एक बार ही इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। बाकी आपके पास में टाइम रहता है तो आप इसे 2-3 बार और रिवाइज करके अच्छे से समराइज कर सकते हैं, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट मेकिंग कर सकते हैं, माइंड मैप अच्छे से बना सकते हैं। और इस क्लास को पूरा देखने के बाद में जो भी आपका फीडबैक रहे तो कमेंट्स में जरूर बताना है। बच्चे और उनके बचपन को हम फर्स्ट पेपर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर अपना 70 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए मिनिमम 28 नंबर की रिक्वायरमेंट है। जो कि आप इस क्लास को ध्यान से देखते हैं, सभी पॉइंट्स को समझते हुए चलते हैं तो बहुत आसानी से एक बार इस क्लास को पूरा देखने पर ही आप प्राप्त कर लेंगे, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। बाकी आपके पास में समय रहता है तो आप इसको 2-3 बार और रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट पेपर में टोटल चैप्टर्स कितने हैं। तो टोटल हमें फर्स्ट पेपर में 7 चैप्टर कवर करने हैं, 7 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर जिसमें बचपन के बारे में बात हो रखी है, बचपन की प्रवृत्तियों के बारे में बात हो रखी है, मनमर्जी का स्कूल, बाल मंदिर स्कूल और स्कूली शिक्षा की आलोचना करी है जॉन होल्ट ने, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जिसमें बचपन की संकल्पना के बारे में बात है, 10 नंबर का चैप्टर है, जिसमें से निबंधात्मक प्रश्न भी आएगा। जो 10-10 नंबर के चैप्टर्स हैं तो उनमें से निबंधात्मक प्रश्न भी बनेंगे, और बाकी जो 5 नंबर वाला चैप्टर है तो इसमें से 2-3 छोटे-छोटे प्रश्न बनेंगे, तो इस बात को समझना है। तो छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करना है, छोटे चैप्टर में, कम नंबर वाले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है बचपन की संकल्पना वाला, जो कि 10 नंबर का है। तीसरा चैप्टर है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, 10 नंबर का चैप्टर है। चौथा चैप्टर है शारीरिक विकास को लेकर के, जो कि 10 नंबर का चैप्टर है। पांचवा चैप्टर है नैतिक और संवेगात्मक विकास को लेकर के बात करनी है हमें, 12 नंबर का चैप्टर है। छठा चैप्टर है समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे, 13 नंबर का चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है समाजीकरण वाला, जो कि आपको ध्यान से समझना है। एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि समाज की अवधारणा, समाज के तौर तरीके, उनके बारे में हम बात करेंगे। और सातवां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है, बच्चों के अध्ययन के तरीकों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 10 नंबर का चैप्टर है। और इस तरह से अपना 70 नंबर का ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, और पास होने के लिए अपने को 28 नंबर की रिक्वायरमेंट है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हुए इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास को आप ध्यान से देखते हैं, समझते हुए चलते हैं, तो आप बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और इनफैक्ट आप सारे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो आपके 50 से ऊपर नंबर आने वाले हैं, इस बात को गारंटी से आप समझें। अच्छे से आप अच्छे से आप गांठ बांध लेंगे। इसके बाद में शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है बचपन, जो कि है 5 नंबर के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बचपन क्या है। बचपन है कल्पना का संसार, जिसमें बच्चा कल्पनाएं करता है कि बड़ा होकर के वो क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, पायलट बनेगा। वर्ल्ड वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन ये रहता है बचपन का, कल्पना का संसार। सक्रिय अनुभव इसमें रहता है, एक्टिव एक्सपीरियंस रहता है कि हम जो आंखों देखा हाल है वही सीख रहे हैं। बच्चा जो आंखों से देख रहा है, जो सुन रहा है, वही सीख रहा है, वही समझ रहा है। उसको कल्पना का, सही गलत का उतना फर्क करना उसको नहीं आता है। वर्तमान में जीता है, लिविंग इन द प्रेजेंट। सक्षमता सिद्ध करता रहता है, प्रूविंग कॉम्पिटेंस, यानी कि बड़ों के सामने अपने आप को सिद्ध करता रहता है कि मैं भी ये जिम्मेदारी वाला काम कर सकता हूँ, या मैं भी मेच्योर हो गया हूँ, मुझे भी जिम्मेदारियां दीजिए। तो इस तरह से वो अपनी सक्षमता सिद्ध करने में लगा रहता है। तो बचपन के ये कुछ की पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि बचपन हम किसे कहेंगे। बच्चों की प्रकृति को लेकर के भी छोटा प्रश्न रहता है। जिज्ञासु, चंचल, नटखट, आज्ञाकारी, गुमसुम, मिलनसार, क्रोधी, कल्पनाशील, तार्किक, बातूनी आदि बालकों की प्रकृतियां रहती हैं, जो कि आप समझते हैं, कोई दिक्कत समस्या इसमें नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं बाल मनोविज्ञान को लेकर के। बाल मनोविज्ञान में ध्यान रखना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार शिक्षा का जो आधार है वो क्या है, बालक होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक की व्यापक समझ बने, बालक का सर्वांगीण विकास हो। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर फोकस किया गया है आधुनिक बाल मनोविज्ञान में। और इसके शिक्षा के, बाल केंद्रित शिक्षा के 3 स्तंभ हैं: गिजुबाई बधेका, एएस नील और जॉन होल्ट। गिजुबाई बधेका के 3 की पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो इन्हें मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बाल मंदिर की स्थापना करी, इन्होंने मोंटेसरी पद्धति को अपनाया। और इसके बाद में दूसरा स्तंभ है एएस नील। इनको
इन्होंने समर हिल स्कूल की स्थापना करी। इस स्कूल को समर हिल स्कूल को मनमर्जी का स्कूल भी कहा जाता है, जिसमें कोई भी नियम कानून कायदे नहीं होते हैं। स्वतंत्रता और प्राकृतिक विकास बालक का अपने आप होने दिया जाता है। तो ये बात आप ये तीनों को ये पॉइंट समर हिल स्कूल के बारे में और एएस नील के बारे में ध्यान रखेंगे। जॉन होल्ट के बारे में बात करते हैं तो स्कूली शिक्षा का इन्होंने विरोध किया है, आलोचक रहे हैं स्कूली शिक्षा के, और निरर्थक पाठ्यक्रम इन्होंने बताया है स्कूली शिक्षा का, और बच्चों की असीम प्रतिभा को छुपाने का काम करता है स्कूली शिक्षा। बालक अपनी रुचि से आगे बढ़े, बाल केंद्रित शिक्षा हो और उन पर इनका फोकस रहा है, उस बारे में भी हम बात करेंगे कि बच्चे असफल क्यों होते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, तो वो सारी बातें भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 3 स्तंभ रहेंगे, आइए इनके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं, समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गिजुभाई बधिका को लेकर के, इनके परिचय को से शुरुआत करते हैं। परिचय से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है जन्म को लेकर के 15 नवंबर 1885 में सौराष्ट्र के चिताल ग्राम में गुजरात में इनका जन्म हुआ। इन्हें मूछा वाली माँ के नाम से भी कहते हैं, मूंछों वाली नाम से भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों से इनका ज़्यादा प्यार रहा है, तो बच्चे इन्हें प्यार से मूंछों वाली माँ भी कहते हैं। माँ जैसा प्यार रहा है बच्चों के साथ में, तो इनको मूंछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चे इनको मूंछों वाली माँ भी कहते हैं। गुजरात के भावनगर में बड़े हुए। इस महान बाल साहित्यकार का निधन 23 जून 1939 गुजरात में हुआ। तो ये कुछ आपके परिचय के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 1923 में इनके खुद के पुत्र के जन्म के बाद, खुद का इनका पुत्र कब जन्म हुआ था? 1923 में उनकी रुचि बचपन के विकास और शिक्षा की ओर विकसित हुई है 1923 के बाद में। और गिजुभाई पेशे से वकील रहे, परंतु मारिया मोंटेसरी के विचारों और विधियों से प्रभावित होकर के वे बाल शिक्षा की ओर आकर्षित हुए। और सन 1920 में भावनगर में इन्होंने बाल मंदिर नामक संस्था की स्थापना करी। इनका जो विद्यालय रहा बाल मंदिर, उसको इन्होंने 1920 में स्थापित किया भावनगर में। और सन 1925 में और 1928 में इन्होंने अपने मोंटेसरी सम्मेलनों का भी आयोजित किया, जिसका उद्देश्य क्या था, जिनका ध्येय क्या था? बच्चों और उनके बचपन के अहम बिंदुओं पर केंद्रित होकर के बच्चे, माता-पिता और शिक्षकों के बीच बाल विज्ञान को जान करके व्यवहार में लाना, बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा से अवगत करवाना, बाल मनोविज्ञान, बाल विज्ञान से जान करके समझ उनकी बढ़ाना। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। और गिजुभाई बधिका ने लगभग 200 पुस्तकों का लेखन किया है, जिनके विषय क्या थे, किस बारे में थी पुस्तकें? तो मोस्टली पुस्तकें बच्चों के बारे में, शिक्षा के बारे में, पर्यटन के बारे में और हास्य के बारे में थी। और इनका जो केंद्र बिंदु था, वो बच्चे, माता-पिता और शिक्षक थे, तो तीनों के केंद्र बिंदु में ही ये सारी पुस्तकें इनकी रही है। तो ये की पॉइंट भी आप ध्यान में रखेंगे। और बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं को लेकर के, तो पहली प्रमुख रचना है द्विवा स्वप्न, दूसरी है माता-पिता से, तीसरी है माता-पिता के प्रश्न, चौथी है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, 5वीं है शिक्षक हो तो, और छठी है बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। तो ये 6 प्रमुख रचनाएँ गिजुभाई बधिका के बारे में ध्यान में रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एएस नील के बारे में। इनके परिचय से शुरुआत करते हैं। परिचय में देखिए जन्म इनका 17 अक्टूबर 1883 को फोरफार स्कॉटलैंड में हुआ। नील 13 भाई-बहन में से एक थे भाई साहब, 13 भाई-बहन थे ये। माता-पिता शिक्षक थे इनके और समर हिल स्कूल के ये संस्थापक थे। समर हिल स्कूल की इन्होंने स्थापना करी है, उस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इनके परिचय के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थी शिक्षक के रूप में पिता के लिए काम करते हुए इन्होंने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और 1912 में एमए की उपाधि प्राप्त करी है। एमए कब किया इन्होंने? 1912 में। और 1914 में वह ग्रेटना ग्रीन स्कूल के हेडमास्टर बन गए। नील का विश्वास था कि बच्चे की जो खुशी है वो बच्चे के बड़े होने में, उसके निर्णय को अहम स्थान मिलने में होनी चाहिए। तो वह बड़ा होकर के क्या बनेगा, ये खुद बच्चे को ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये सारी बातें उनके द्वारा कही गई। और 1921 में नील ने समर हिल स्कूल की स्थापना करी, जिसे क्या कहते हैं? मनमर्जी का स्कूल भी कहते हैं। यह स्कूल लाइस्टोन गांव में लंदन से लगभग 10 मील की दूरी पर स्थित है। एएस नील समर हिल स्कूल के हेडमास्टर थे। वे एलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंटल वर्क की कक्षाएं पढ़ाते थे। तो समर हिल स्कूल को एक तो मनमर्जी का स्कूल कहा गया। एएस नील इसके हेडमास्टर थे और ये पढ़ाते थे अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंटल वर्क की कक्षाएं। बच्चों पर कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई बंधन नहीं था बच्चों पर, और अपनी रुचि से बच्चे सीखते थे। स्वयं के बच्चों के अपने नियम थे और तनाव मुक्त पढ़ाई थी बच्चों की। तो बच्चों पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, कोई भी नियम कानून कायदे नहीं थे, तो ऐसे में बच्चों के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा थे। तो यहाँ पर आगे हम इनकी कमियों को लेकर के भी बात करेंगे। सबसे पहले इनकी प्रभावी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। अगर आपको पूछे कि एएस नील की सबसे प्रभावी पुस्तक कौन-सी थी, तो आपको समर हिल का नाम ध्यान रखना है। समर हिल नाम से इनकी स्कूल रही है, समर हिल नाम से इनकी पुस्तक भी रही है। नील इनका निधन 23 सितंबर 1973 को
एल्डेबर्ग सफोल्क इंग्लैंड में हुआ। ये सारी बातें आप इनके बारे में ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं समरहिल स्कूल की कमियों के बारे में। पहली कमी है कि इसे मनमर्जी का स्कूल कहते हैं और कहा जाता है कि जंगली लोगों का स्कूल है, क्योंकि इसमें कोई भी कायदा कानून, कोई भी कानून कायदे नहीं होते हैं और ना ही कोई शिष्टाचार होता है, तो इसे मनमर्जी का स्कूल कहते हैं। इसमें बच्चों के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समरहिल में बच्चों को मुक्त छोड़ दिया जाता था, कोई प्रतिबंध नहीं था, ना ही कमरों का निरीक्षण होता था और ना ही उन्हें कोई टोकता था। मर्ज़ी से वे तैयार होते थे, मर्ज़ी से सारे काम करते थे, मर्ज़ी से पाठ्यक्रम पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। तो कुल मिलाकर के आप समझ रहे हैं कि इसकी कमियाँ ज़्यादा रही हैं कि बच्चों के बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते थे। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा पॉइंट देखिए, समरहिल में अनुशासन, नैतिक मूल्य का विकास आदि की बातें भी नहीं सिखाई जाती थी, जैसा कि अन्य स्कूलों में सिखाते हैं। अगर नियम कानून नहीं है, नैतिकता नहीं सिखाई जा रही है, तो ऐसे में बच्चे बिगड़ जाएँगे, तो ये इनकी कमियाँ रही हैं। इसके बाद में बात करते हैं जॉन होल्ट के बारे में। जॉन होल्ट का पूरा नाम पूछ ले तो जॉन कोल्डवेल होल्ट आप नाम ध्यान में रखेंगे। परिचय के बारे में बात करते हैं तो 14 अप्रैल 1923 को न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ। इन्हें लेखक व शिक्षक के रूप में जाना जाता है। ये युवा अधिकारों के जनक थे। युवा अधिकारों के जनक कौन थे? जॉन होल्ट। कुछ वर्ष कोलोरेडो में पढ़ने के बाद में वे बोस्टन चले गए और वहाँ एक साथी शिक्षक बिल हल के साथ में मिलकर के इन्होंने कक्षा अवलोकन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जिसमें इनमें से एक तो पढ़ाता था और दूसरा प्रतिक्रिया को ध्यान से देखता था, अवलोकन करता था। तो कक्षा अवलोकन प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया। 7 वर्ष के अपने अध्यापन के बाद में 7 वर्ष की इनकी पढ़ाई के बाद में होल्ट ने अपनी 2 सबसे लोकप्रिय पुस्तकें लिखी। पहली, बच्चे असफल कैसे होते हैं और दूसरी, बच्चे कैसे सीखते हैं। तो दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जॉन होल्ट की 2 प्रसिद्ध पुस्तकें, एक तो बच्चे असफल कैसे होते हैं और दूसरी है बच्चे कैसे सीखते हैं। इनका भी आप ध्यान में रखेंगे। इनका अनुभव क्या था? जॉन होल्ट का अनुभव क्या था कि बच्चे डर की वजह से नहीं सीख पाते हैं। जैसे गलत उत्तर देने का भय, शिक्षक व साथियों द्वारा हँसी उड़ाने का भय, ज़्यादा अच्छा न होने का डर कि यार मेरा दोस्त तो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, मेरी सहेली तो मेरे से ज़्यादा सुंदर है, तो ऐसा भी डर भय रहता है, या मेरे से ज़्यादा होशियार है तो ऐसे में भी डर रहता है, कहीं मैं गलत तो ना बोल दूँगा, तो हँसी उड़ाने का भी डर। तो ये सारे डर की वजह से हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर हम नहीं सीख पाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, करके हमें सीखना होता है, लर्निंग बाय डूइंग। तो जैसा हम करेंगे, टूटा-फूटा करेंगे, पहले आप करिए, फिर उसके बाद में उसको सुंदर बनाइए। तो जैसे-जैसे अपनी क्लासेस भी आ रही है, तो टूटी-फूटी जैसे मेरे से बन पा रही है, वो मैं बना रहा हूँ, फिर आपका फीडबैक आ रहा है और मेरी भी स्किल बढ़ रही है, तो धीरे-धीरे उनमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। तो पूरा हमें कॉन्फिडेंट रहना होता है और जितना हमारे से हो पा रहा है, जैसा भी जिस भी तरह से हो पा रहा है, हमें करते रहना चाहिए और अपने आप में सुधार भी करते रहना चाहिए, डरने की बजाय। तो डर की वजह से बच्चे नहीं सीख पाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रह करके हमें काम करना चाहिए। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों के लिए सबसे बुरा क्या था कि बच्चे को वही पढ़ना पड़ता था जिसमें उसकी रुचि नहीं थी। तो बिना रुचि वाली सामग्री आप पढ़ेंगे, बिना रुचि वाला पाठ्यक्रम आप पढ़ेंगे, तो सबसे बुरा होना ही है। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। अपने जीवन काल में इन्होंने 10 पुस्तकें विद्यालय विहीन आंदोलन पर लिखी, जिन्हें अभिभावक व शिक्षकों ने बहुत सराहा। इनका निधन 14 सितंबर 1985 को हुआ। तो ये जॉन होल्ट के बारे में मेन बातें ध्यान रखनी है। और अब हम बात करें इनकी पुस्तक के बारे में, बच्चे असफल कैसे होते हैं। इस पुस्तक के बारे में जो मेन की पॉइंट हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। अलग से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चे असफल कैसे होते हैं, समझाइए। तो अधिकांश बच्चे स्कूल में फेल होते हैं और उनमें से ज़्यादातर के लिए असफलता प्रकट रूप से संपूर्ण होती है। स्कूलों में दाखिला लेने वाले 40% बच्चे स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। महाविद्यालय स्तर में दाखिला लेने वाले हर 3 छात्रों में से 1 बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। जाहिर तौर पर फेल होने वाले इन बच्चों के अलावा भी तमाम दूसरे बच्चे फेल होते हैं, अंकों की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक दूसरे कहीं और गहरे अर्थ में असफल होते हैं। और वो असफल क्यों होते हैं कि कोई भी बात जो बच्चे के आत्मविश्वास को कम करे या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए, कम करे, तो उसके काम में बाधा पहुँचाए, उनकी भयभीत रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है और परिणाम स्वरूप ऐसे बालक शिक्षा से असफल हो जाते हैं, उनकी शिक्षा असफल हो जाती है। अपनी इच्छाएँ बालक पर थोप करके कुछ अभिभावक अपनी अभिलाषा पूर्ण करना चाहते हैं कि मेरा बेटा तो टीचर बनेगा, बट बेटा चाहता है कि वो वकील बने या फिर सिविल सर्विसेज़ में जाए। तो पेरेंट्स के प्रेशर के चलते उसे अपना मन मार करके पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, कि उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी करनी पड़ेगी, तो इससे बालक चिंतित रहेगा और भयग्रस्त भी रहेगा। तो बालक को अपनी रुचि के अनुसार काम करने देना चाहिए। अतः अभिभावक और शिक्षकों को चाहिए कि वे बालक को उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का ज्ञान करावें और उनसे उन्हीं के अनुकूल अपेक्षा रखें और उनके सामने उन्हीं के अनुकूल लक्ष्य रखें। उन पर दबाव ना बनाएँ, उन्हें सोचने का और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता भी उनमें होनी चाहिए। इससे बालक में नकारात्मकता नहीं आएगी और मानसिक स्वास्थ्य बना रहेगा और वे अपनी आकांक्षा, आवश्यकता और परिस्थितियों में संतुलन बनाने में सफल हो पाएँगे। ये सारी बातें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे।
तो पहला चैप्टर अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 5 नंबर के लिए अपना पहला चैप्टर था, जिसके जो 3 मेन स्तंभ थे, जो 3 मेन पिलर थे, वो हमने कवर अप कर लिए हैं, अच्छे प्रकार से समझ लिया है, उनकी रचनाओं को समझ लिया है। तो आपने सारा कुछ अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। कमेंट में आप लोग बताएँगे कि आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है या फिर दोबारा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। सेकंड यूनिट आपका 10 नंबर का बड़ा यूनिट है, बचपन की संकल्पना, बचपन के बारे में ही ये आपका यूनिट होने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें रहेंगे, महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, आइए उनको डिस्कशन करते हैं और एक एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं। पहला टॉपिक अपना महत्वपूर्ण प्रमुख बाल अधिकारों के बारे में। बच्चे के किसी भी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी कौन होता है? बच्चा होता है, और उसका सकारात्मक व रचनात्मक बचपन भविष्य में सामाजिक आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु बन जाता है। पर यह तभी संभव होता है जब उन्हें कुछ बुनियादी अधिकार बच्चे को दिए जाएं। और वो कौन कौन से अधिकार हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला है जन्म लेने का अधिकार। जन्म लेने का अधिकार है कि माँ के गर्भ में बच्चे को आते ही उसको यथा समय जन्म लेने का अधिकार हो जाता है। गर्भपात वगैरह वो सारी चीज़ें आप नहीं करवा सकते होते हो। बच्चा गर्भ में पूर्ण स्वस्थ और पूर्ण रूप से ये विकसित हो रहा हो और यथा समय पर जन्म लें। बच्चे के जन्म को रोकने का प्रयास करने, गर्भपात करने वाले उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है तो उन्हें क्या है, कानून में एक अपराध उनके लिए माना जाता है। और इसके लिए सजा क्या है वो देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात को एक अपराध मानती है। धारा 313, 14, 15, 16, 313, 314, 315, 316 इनमें क्या रहता है, ऐसे प्रावधान हैं जिनमें अजन्मे बच्चों की सुरक्षा की बात की गई है और दुर्भाग्यवश अजन्मे बच्चों की रक्षा हेतु बनाए गए कानूनों को गुप्त रूप से उल्लंघन भी किया जाता है। तो ये एक पहला अधिकार है बच्चों का, जन्म लेने का अधिकार। इसके बाद में दूसरा अधिकार है जीवित रहने का अधिकार। अब उनका जन्म हो गया है पहले, तो जीवित रहने के और संरक्षण पाने के अधिकार की बात करते हैं। माँ के गर्भ से दुनिया में अवतरित होने के पश्चात बच्चे का विकास और वृद्धि के लिए सभी प्रकार के संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। सभी राज्यों को बच्चे को उत्तरजीविता के लिए किए जाने वाले उपायों प्रयासों को प्राथमिकता प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चे की उत्तरजीविता और संरक्षण के अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो जीवित रहने का और संरक्षण पाने का अधिकार। इसके बाद में शिक्षा का अधिकार। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। बच्चे के इस अधिकार को माता पिता, अध्यापक, समाज और सरकार ही पूरा करती है। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक मानव के रूप में जीवित रहने के लिए शिक्षा के महत्व पर बल दिया है। शिक्षा के अंतर्गत ही बच्चों को पूर्व प्राथमिक मौखिक शिक्षा, सामान्य ज्ञान और नैतिकता का अधिकार भी दिया गया है। इसके लिए क्या यहाँ पर उपाय करे जा रहे हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट निजी स्कूलों में भी आरटीई के तहत 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिए जाते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आरटीई की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत करते हुए राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के मूल अधिकार बनाने और इन बच्चों हेतु निःशुल्क शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता, अभिभावक तथा मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया। तो ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो कि आपको डेट्स वगैरह थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद में देखिए, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 को और लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा द्वारा तो 20 जुलाई 2009 को और लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को, और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हो गया है। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का 135वां देश बना। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135वां देश बना। देख लीजिए, 135 देशों ने पहले इसे अपने भारत से पहले ही शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर चुके हैं। आरटीई 2009 के प्रमुख जो प्रावधान हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला जो यहाँ पर प्रावधान क्या है कि स्थानीय प्राधिकारी बालक की शिक्षा के अधिकार की निगरानी करेगा। कोई भी दिक्कत समझ आती है तो प्राधिकारी उसका संशोधन करेगा। बालक को अधिकार के संबंध में शिकायतों को प्राधिकारी तक लिखित में शिकायत कर सकेगा और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान करेगा। सुनने के बाद में 3 माह में मामले का निपटारा करेगा। कोई भी दिक्कत समस्या बालक की शिक्षा को लेकर के आती है तो प्राधिकारी उसका समाधान करेगा। यदि स्थानीय प्राधिकारी का निर्णय में कोई व्यक्ति दुखी है या संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वह बाल अधिकार संरक्षण के लिए राज्य आयोग से अपील भी कर सकेगा। तो ये कुछ आपको प्रावधान ध्यान रखने हैं।
इसके बाद में आरटीई अधिनियम के अंतर्गत बच्चे को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहला अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। दूसरा अधिकार, निःशक्त बालकों को भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। तीसरा अधिकार, जहां 6 वर्ष से अधिक आयु के किसी बालक को किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया था, किसी कारणवश प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा और उसके लिए विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करी जाएगी। साथ ही कोई बालक 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी प्रारंभिक शिक्षा में अगर प्रवेश लेना चाह रहा है निःशुल्क शिक्षा में, तो वो निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का हकदार रहेगा। आयु के अनुसार उसको रोका नहीं जाएगा। किसी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था अगर नहीं है, तो वह अन्यत्र विद्यालय में स्थानांतरण करने के लिए भी स्वतंत्र रहेगा। उसको अलग विद्यालय चेंज करने का भी अधिकार रहेगा। पांचवा अधिकार क्या है? बालक को किसी राज्य के भीतर या फिर बाहर किसी भी कारण से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा अगर पूरी करनी है, तो स्थानांतरण करने का अधिकार उसको रहेगा। ये सारी बातें यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में विद्यालय के क्या क्या दायित्व हैं? आरटी 2009 में इसमें अधिनियम में विद्यालय के दायित्वों की बात करते हैं। पहला दायित्व है विद्यालय का कि प्रत्येक विद्यालय इसमें प्रविष्ट सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। बालकों को प्रवेश देते समय कोई फीस नहीं ली जाएगी प्रवेश शुल्क के नाम से, और यदि विद्यालय फीस लेता है तो फीस का 10 गुना जुर्माना दिया जाएगा और दंडनीय भी रहेगा। अब आपके भी इधर डोनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें चलती रहती है जो कि गैर कानूनी है। अगर इनकी शिकायत होती है तो फिर इनका बहुत ज़्यादा जुर्माना इनके लग जाता है। बट थोड़ा सा सिस्टम ऐसा बना हुआ ही है कि कई जगह पर कॉलेज वालों की मजबूरी होती है, कई जगह पर विद्यार्थियों की मजबूरी होती है कि वो कॉलेज जा नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा सिस्टम चल रहा है। तो ये क्या है? दंडनीय है। इसके बाद में प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी बालक की आयु, जन्म, मृत्यु या फिर विवाह पंजीकरण के अनुसार जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। निम्न भी मान्य होंगे: अस्पताल का रजिस्टर कार्ड, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड, अभिभावक द्वारा आयु के संबंध में दिए गए एफिडेविट। किसी बालक को आयु के प्रमाण पत्र न होने पर विद्यालय में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। अगर ये सारी चीजें नहीं भी है तब भी उसको प्रवेश देना होगा। आप इनकार नहीं कर सकते, उसको प्रवेश से मना नहीं कर सकते। इसके बाद में अगला जो अधिकार है कि शैक्षिक वर्ष प्रारंभ होने पर प्रवेश दिया जाएगा, परंतु अगर अवधि समाप्त होने के बाद में अगर शुरुआत में जुलाई वाले सेशन में बच्चा नहीं आ पा रहा है, अगर बाद में दिसंबर में आता है, तब भी आपको उससे प्रवेश से रोक नहीं सकते हैं, तब भी आपको उसके प्रवेश देना होगा। प्रारंभिक शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है। और किसी विद्यालय में प्रविष्ट बालक को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, प्रमोट करेंगे, उसको फेल नहीं कर सकते हैं। और विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूरा करके उसको प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना उसको निष्कासित भी नहीं कर सकते हैं। और किसी बालक को शारीरिक दंड या फिर मानसिक उत्पीड़न नहीं करेंगे, आप उसको पीट नहीं सकते हैं, ये बात रही। और मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, तो स्कूल बनाने के लिए भी मान्यता वहाँ पर चाहिए। वो सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं। और इसके बाद में अगला टॉपिक आता है अपना आरटी अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के क्या क्या दायित्व हैं, इनकी बात करते हैं। विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता एवं समय पालन, पाठ्यक्रम संचालित करना, समय सीमा पर पाठ्यक्रम को पूरा करवाना। तीसरा बिंदु क्या है? प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करके और उसकी अतिरिक्त शिक्षण करवाना। अगर कोई ज़्यादा कमजोर बच्चे हैं तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का व्यवस्था करना। चौथा बिंदु क्या है? माता पिता व अभिभावकों के साथ में नियमित बैठकें करके बालक के बारे में, उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने की सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति अथवा अन्य जानकारियों से अवगत करवाना। अपने कर्तव्यों के पालन में कोताही होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पूर्व उसे सुनवाई का अवसर भी दिया जाएगा। और इसके साथ में ही शिक्षक जो है छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए विद्यालय में पद स्थापित शिक्षक को अन्य विद्यालय में सेवा नहीं करने दी जाएगी। कोई विद्यालय प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको बातें ध्यान रखनी है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो प्राइवेट ट्यूशन भी नहीं करवा सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको आरटी अधिनियम में शिक्षक के दायित्वों की बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में आरटी अधिनियम के अंतर्गत माता पिता और संरक्षक की जो दायित्व हैं उनके बारे में बात करते हैं। आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए बालक को प्रवेश कराएंगे, अपने बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजेंगे, प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले विद्यालय नहीं छुड़वाएंगे। बच्चे विद्यालय में सीख कर के अच्छे स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर निगरानी भी रखेंगे। विद्यालय की जो आवश्यकता होने पर मदद भी करेंगे। अगर विद्यालय का जो भवन जर्जर है या कहीं पर पढ़ाने के जो सहायक सामग्रियां हैं उनमें अगर कमी पड़ रही है, आगे से जो गवर्नमेंट से अगर वो पैसे नहीं आ पा रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या है, तो उसमें पेरेंट्स भी मदद करेंगे, बच्चों के अभिभावक भी। और विद्यालय के नियमों का पालन भी
करेंगे, समय सीमा वगैरह का, वो सारी चीज़ें। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है अलग अलग लोगों के लिए दायित्वों को लेकर के। अगला इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसमें देखिए किशोर न्याय अधिनियम 2000 व संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 29 में देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों की सुनवाई व निपटान हेतु अंतिम प्राधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना करके बाध्यकारी प्रावधान किया गया है। इस समिति में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य, जिसमें एक महिला का होना क्या है, अनिवार्य है। 4 सदस्य और एक यहाँ पर अध्यक्ष रहेगा, जिसमें एक महिला सदस्य भी होना अनिवार्य है से बनती है, जिसका चयन राज्य स्तरीय चयन कमेटी द्वारा किया जाता है। और अधिनियम की धारा 29(s) के अनुसार 29(5) के अनुसार यह समिति एक न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगी और इसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत महानगरीय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां हैं वो इन्हें प्राप्त है। और अधिनियम की जो इस प्रावधान की अनुपालना है उसके तहत ICPS में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति की स्थापना और उसके कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय प्रावधान भी दिया गया है। तो ये सारी बातें आपको बाल कल्याण समिति के लिए ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बाल श्रम को लेकर के अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ऐसा कोई भी कार्य जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से शोषण हो रहा है या नुकसान हो रहा है या उसकी शिक्षा बाधित हो रही है तो वो क्या है, बाल श्रम कहलाएगा। सन 1947 में देश के लोगों से बनी सरकार ने बच्चों की शिक्षा के प्रचार प्रसार के अनेक कदम उठाए। यूनिसेफ के अनुमानों के अनुसार भारत में 5 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के करीब 12% बच्चों का शोषण करके उन्हें बाल श्रम से संबंधित गतिविधियों में लगा दिया जाता है। बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का ध्यान रखना है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 बच्चों की सुरक्षा के लिए ये संचालित हैं, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद की जाती है। और ये कहाँ कहाँ पर संचालित है ये भी महत्वपूर्ण रहता है कि राज्य में 4 जगह पर ये हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन संचालित है। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर, 4 जगह यहाँ पर ध्यान रखना है। 1098 नंबर ध्यान रखना है। और बाल श्रम के बारे में ये चीज़ें हो गई है महत्वपूर्ण। इसके बाद में अपन बात करते हैं। अगला देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बाल संरक्षण। बाल संरक्षण बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की निरंतरता को कैसे बढ़ावा देता है। बाल संरक्षण के विभिन्न जो प्रावधान है यह सुनिश्चित करते हैं कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का उनके पड़ोस के विद्यालय में दाखिला किया जाए और उनकी शिक्षा हेतु सभी जो अवसर हैं वो प्रदान उनको किए जाएं। किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और उन्हें किसी प्रकार का दंड भी ना दिया जाए। ये सभी उपाय बच्चों के विद्यालय अनुभवों को सुखद बनाते हैं और प्राथमिक शिक्षा में उनकी निरंतरता को बढ़ावा देते हैं। बाल संरक्षण के लिए प्राथमिक शिक्षा की जो निरंतरता है वो कैसे बढ़ेगी बच्चे की, तो उसके लिए देखिए महत्वपूर्ण बिंदु हमने क्या डिस्कशन करे कि सभी जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनके आस पड़ोस में विद्यालय हो ताकि उनको आने जाने में कोई दिक्कत समस्या ना हो। और विद्यालय में जो शिक्षा है तो सभी अवसर उनको प्रदान किए जाएं। साथ ही किसी प्रकार का उनके साथ में भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का उनको दंड भी ना दिया जाए और बच्चे के विद्यालय अनुभव को सुखद ये सारी चीज़ें बनाती हैं और प्राथमिक शिक्षा उनके लिए निरंतरता को बढ़ावा देती है। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम, एक छोटा टॉपिक ये भी रहता है यहाँ पर। दत्तक ग्रहण कार्यक्रम क्या है? दत्तक ग्रहण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वास्तविक जो माता पिता है, वास्तविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग करके दत्तक ग्रहण करने वाले नए माता पिता के पास में जाकर के उनकी वैद्य संतान बन जाता है, जिस तरह से गोद लेना कहते हैं। अब यहाँ पर गोद लेना थोड़ा सा अलग कैसे है कि जैसे आपके मान लीजिए कि चाचा ताऊ के कोई आपके बच्चा नहीं है और आपके मम्मी पापा के 3 बच्चे यहाँ पर हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि एक परिवार जिनके 2 बेटे हैं और एक परिवार जिनके औलाद नहीं है, तो ये इस परिवार से एक बेटा ले रहे हैं तो यहाँ से ये जो जिस परिवार के बेटा बेटी हैं वो वहाँ से हट करके स्थायी रूप से अलग होकर के जिनके औलाद नहीं है, जिनके बेटा बेटे नहीं हैं, उनके यहाँ पर रजिस्टर्ड हो रहा है, उनकी वैद्य संतान बन रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? दत्तक ग्रहण कार्यक्रम कहलाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक जो स्थायी माता पिता है उनको छोड़ करके दूसरे माता पिता के पास में स्थायी रूप से उधर सेपरेट अलग हो जाना, वो दत्तक ग्रहण कार्यक्रम कहलाएगा। और यहाँ पर अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। आपने ठीक से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर की ओर। थर्ड यूनिट का नाम है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे और ये यूनिट भी आपका 10 नंबर का यूनिट है। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपको जरूर से ध्यान रखना है। पहला टॉपिक यहाँ पर आता है बाल विकास को लेकर के। बाल विकास से अभिप्राय बढ़ने से नहीं है, बाल विकास से सिर्फ अभिप्राय जो है अपना बढ़ने से नहीं है। विकास का जो अर्थ है वो है परिवर्तन से, लगातार हो रहे परिवर्तन आपके सभी पक्षों में।
तो यहाँ पर परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो कि हर समय चलती रहती है, प्रत्येक क्षण विकास भी हो रहा होता है। हरलोक ने इस बारे में एक परिभाषा दी है जो कि आपको जरूर से ध्यान रखनी है। थोड़ा कलर चेंज करके इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें। हरलोक ने एक परिभाषा दी है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित तथा समानुपात प्रगतिशील क्रम है जो कि परिपक्वता प्राप्ति में सहायक होता है। तो ये हर लोग का कथन ध्यान रखना है। कथन देकर के भी प्रश्न कई बार आ जाते हैं, बस आपको एक पर्टिकुलर पूरा याद ढंग से नहीं करना है, सिर्फ एक थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ऐसा कथन हर लोग ने दिया है, क्योंकि ऑप्शनल प्रश्न में कई बार कथन भी पूछ लेते हैं कि ये कथन किसने दिया है, 4 ऑप्शन देकर के। तो वहाँ पर जो 4-5 आपके ऑप्शनल प्रश्न आते हैं तो उनमें ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में विकास जो है एक चिंतन का मूल है। यह एक बहुमुखी क्रिया है और इसमें केवल शरीर के अंगों का विकास का प्रत्युत जो सामाजिक है, संवेगिक अवस्था है और इसमें होने वाले जो परिवर्तन है सभी को इसमें सम्मिलित करा जाता है। इसी के अंतर्गत शक्तियों और क्षमताओं के विकास को भी गिना जाता है। हेनरी सिसल विल्ड ने विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि विकास के कारण उसकी प्रक्रिया किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया, विकास के कारण उसकी विकास की प्रक्रिया और किसी क्रिया में निहित प्रक्रिया। तो ये यहाँ पर हेनरी सिसल विल्ड ने इसको परिभाषित किया है। मानव मस्तिष्क में सभ्यता की विकास की प्रक्रिया का परिणाम जो अनेक कारण दशाएं, वर्गभेद आदि सामाजिक दशाओं में सामाजिक समस्याओं के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। और इसके बाद में इसी प्रकार से जेम्स ड्रेवर ने भी इसको परिभाषित किया है। परिभाषा क्या दी है कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मानदंड है और उसका आरंभ शून्य से होता है, जन्म मतलब भ्रूणावस्था से ही होकर के ऐसे। तो भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक तो आरंभ इसका शून्य से होता है। और ये इस तरह से आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। शारीरिक विकास के पर्सपेक्टिव से अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, शारीरिक विकास से आयु के अनुसार शारीरिक स्थिति, शरीर के आकार में, अनुपात में, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, दांत, तंत्रिका तंत्र, शारीरिक गठन आदि में जो अंतर आ रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, जो विकास हो रहा है, उससे यहाँ पर शारीरिक विकास का आशय है। बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बच्चों से ही हमारा पूरा सिलेबस है। तो बच्चों में शारीरिक विकास सदैव समान गति से नहीं होता है, यह कभी तेज कभी मंद गति से होता है। बच्चे के शारीरिक विकास का उसके व्यवहार पर गुणात्मक और मात्रात्मक, बच्चे के शारीरिक विकास पर उसके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, गुणात्मक और मात्रात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक विकास न केवल बच्चों का दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी व्यवहार को प्रभावित करता है। यह बात महत्वपूर्ण है कि अन्य व्यक्तियों द्वारा बच्चे के शारीरिक विकास के आधार पर उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको शारीरिक विकास की कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में सामाजिक विकास की अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मानव जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज से कहीं न किसी रूप में जुड़ा रहता है। जन्मोपरांत शिशु का शारीरिक तथा मानसिक विकास उत्तरोत्तर होता जाता है। माता पिता, भाई बहन, संगी साथी और सामाजिक संस्थाओं के प्रभाव से उसका सामाजिकरण होता है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास होता है। और विकास स्थायी होकर के समय और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित भी होता रहता है। इस प्रकार से सामाजिक विकास का अभिप्राय क्या है, समाज में प्राप्त किए जाने वाले अनुभवों के अनुरूप बच्चे में होने वाले विकास से यहाँ पर अपने को लेना है। तो ये सामाजिक विकास के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं बाल विकास के स्पष्टीकरण के 3 पद, प्रगतिशील, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध। बाल विकास के स्पष्टीकरण के लिए हमें 3 पदों के बारे में ध्यान रखना है। प्रगतिशील, जो प्रगति हमारी हो रही है। क्रमबद्धता, मतलब कि सारे जो विकास हैं वो एक के बाद एक स्टेप टू स्टेप क्रमबद्ध हो रहे हैं और सुसंबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भी हैं। तो ये 3 पद ध्यान रखने हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि थोड़ा और चीज़ें क्लियर होंगी। बाल विकास की अवधारणा में प्रगतिशील से अभिप्राय क्या है, विकास के अंतर्गत परिवर्तनों की दिशा अग्रोन्मुख। सारा विकास आगे की तरफ ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे अपनी हाइट मान लीजिए कि 5 फुट हो गई है, तो कल को ऐसा नहीं होगा कि आपकी हाइट 4 फुट 3 इंच रह गई हो या आपकी हाइट किसी कारण से कम हो गई हो। तो ऐसा नहीं होता है। सारा जो भी विकास है वो परिवर्तन सारे अग्रोन्मुख होते हैं। जितनी लंबाई हमारी बढ़ चुकी है, जितना आकार हमारा बढ़ चुका है, जितनी कार्यकुशलता हमारी बढ़ चुकी है, तो वो आगे की ओर ही बढ़ेंगी। जैसे हमारी आयु बढ़ेगी, जैसे हमारा जो खान पान, पोषण वगैरह, वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। और क्रमबद्ध का जो तात्पर्य है वो विकास की क्रिया क्रमवार, अर्थात कोई विशेष परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के बाद में ही घटित होता है। जैसे विकास के क्रम में बच्चा पहले पेट के बल खिसकना सीखता है, फिर बैठना,
फिर खड़ा होकर के फिर चलना सीखता है। सबसे पहले बच्चा विकास के क्रम में कैसा रहेगा, पेट के बल खिसकना सीखेगा, फिर बैठना सीख जाएगा, फिर खड़ा होकर के फिर चलना सीखता है। तो सारी जो जो भी घटनाएं जो घटित हो रही है वो एक के बाद एक निश्चित परिवर्तन के बाद में फिर अगला परिवर्तन आ रहा है। तो ये क्या रहता है, क्रमबद्धता इनमें रहती है। और सुसंबद्ध से अर्थ क्या है कि विकास के क्रम में होने वाले जो भी परिवर्तन हैं ये सुसंबद्धता देखी जाती है। इस तरह से क्रियाओं का क्रम निश्चित ये रहता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि प्रगतिशील का तो क्या क्रम रहा कि आगे की ओर सारे विकास होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी हाइट या फिर लंबाई जो 5 फुट हो गई है कल को 4 फुट 7 इंच ही रह जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सारी जो भी चीज़ें हैं वो आगे की ओर ही, हमारा आकार बढ़ रहा है तो वो सारी चीज़ें आगे की ओर हो रही है। और क्रमबद्धता मतलब एक निश्चित जो भी काम हो गया है, एक निश्चित घटना के घटित हो जाने के बाद में ही अगला वहाँ पर स्टेप स्टार्ट होगा। तो एक निश्चित परिवर्तन के बाद में ही घटित होगा। और इसके बाद में जो सुसंबद्धता है ये क्या है कि इसका जो अर्थ है वो क्रम में एक विकास जो है, एक क्रम में होने वाले परिवर्तनों को सुसंबद्धता देखी जाती है। तो इस तरह से कुछ बातें यहाँ पर इनके ध्यान रखनी है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बाल विकास की कुछ प्रमुख अवस्थाओं के बारे में। पहली अवस्था आती है गर्भकालीन अवस्था। तो इस बारे में ध्यान रखना है कुछ बातें। शिशु जन्म से 2 वर्ष की, और बचपन बाल्यावस्था ये सारी चीज़ आ गई है। प्रौढ़ावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी, मध्यावस्था, किशोरावस्था, ये कुछ अवस्थाएं यहाँ पर आएंगी। क्रम इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो कौन सी आएगी, गर्भकालीन अवस्था आएगी, फिर शिशुअवस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था ही आ जाएंगी, और फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इस तरह से थोड़ा सा क्रम डिस्टर्ब हुआ है बट आपको थोड़ा सा समझ लेना है, इस तरह से चीज़ें होंगी। इसके बाद में आपको इन अवस्थाओं के बारे में कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको शिशुअवस्था के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, और बाल्यावस्था के बारे में, और किशोर अवस्था के बारे में कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा और बाकी अवस्थाओं के बारे में पूछे जाने के प्रश्न चांस कम रहते हैं। तो इन 3 के बारे में आपको जरूर से पढ़ लेना है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं शिशुअवस्था की विशेषताओं के बारे में। शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। 0 से मतलब है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। यह तीव्र विकास की अवस्था होती है। बड़ों पर निर्भरता की अवस्था होती है, क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा खुद से तो कुछ काम कर नहीं पाएगा, मम्मी पापा वो सारे मदद करेंगे, परिवार के लोग उनकी मदद करेंगे, तो बड़ों पर इसकी निर्भरता की अवस्था होती है। गतिविधियों के प्रारंभ होने की अवस्था होती है, जैसे बोलने की क्षमता का विकास होगा, शारीरिक जो शरीर का तालमेल है वो बिठाने की अवस्था होगी, और इंद्रियों द्वारा अनुभव करने की क्षमता आदि का विकास होएगा। इस अवस्था में स्वयं परिवार के सदस्यों को पहचानने की क्षमता विकसित होएगी। परिचित माहौल में आत्मविश्वास से घूमना आ जाएगा। सबसे पहले आप जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ दिन तो वो ऐसा तो थोड़ा डरा सहमा रहता है कि वो परिवार के लोगों को पहचानता नहीं है। बट जैसे ही कुछ दिन बाद में वो जानने पहचानने लगता है कि मम्मी कौन है, तो वो मम्मी को देखते ही जैसे हंसने लगेगा या फिर कुछ अलग ऐसी एक्टिविटी करने लगेगा। तो वो परिचित माहौल में आत्मविश्वास उसमें आ जाएगा कि ये अपने ही लोग हैं, इनसे अपने को कोई खतरा नहीं है। तो वहाँ पर आत्मविश्वास से घूमना आदि उसमें आ जाएगा। और 2 वर्ष की आयु में सभी प्रमुख संवेग, प्रमुख क्रोध, घृणा आदि उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन उनका संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि 2 वर्ष का छोटा बच्चा है तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा संवेगों का नियंत्रण नहीं हो पाता है। बट वो फिर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर उनका उपयोग, वो उनका इस्तेमाल करना, वो सारी चीज़ें सीख जाता है, जैसे संवेग, प्रेम, घृणा आदि उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ये शिशु अवस्था के बारे में कुछ बातें हो गई है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था यहाँ पर देखिए कि 2 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा गया है। 2 वर्ष जिसमें पूर्व 2 वर्ग इसमें बांटे गए हैं, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक पश्च बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की कुछ बातें, जैसे 2 से 5 वर्ष की है तो इसे शाला पूर्व अवस्था कहते हैं। शाला पूर्व अवस्था मतलब विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था। इसमें विभिन्न प्रकार के गामक जो कौशल हैं, जैसे गिलास में पानी डालना, पेंसिल से चित्र बनाना आदि काम इसमें होते हैं। अपने कई कार्यों को स्वतंत्र रूप से बच्चा करना सीखता है, करना चाहता है, लेकिन वे अनेक जो अकेले इन कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते हैं, वो जिम्मेदारी भरा काम करना चाहते होते हैं। तो ऐसा आपको समझना है। इसके बाद में चौथा बिंदु इसका है कि भाषा तीव्र गति से, इसमें भाषा का विकास तीव्र गति से होता है। खिलौनों के साथ खेलना बहुत इसमें पसंद होता है। पश्च बाल्यावस्था की जो 6 से 12 वर्ष उम्र है, और ये विद्यालय जाने की अवस्था इसे कहते हैं। जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करना इसमें अच्छा लगता है। सोचने की जो क्षमताएं हैं इनमें भी परिपक्वता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चे हम उम्र और लड़के लड़कों के साथ में और लड़कियां लड़कियों के साथ में समूह में खेलना पसंद करते हैं, और जबकि किशोर अवस्था में इसका विपरीत हो जाता है। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है कि बाल्यावस्था जो आएगी तो इसमें लड़का लड़के के साथ खेलेगा, ग्रुप बनाएगा, और लड़कियां लड़कों के साथ
लड़कियां लड़कियों के साथ में ग्रुप बनाएंगी इस तरह से। बट किशोर अवस्था में आने के बाद में लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्शन वहाँ पर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप समझना है। और इसके बाद में यहाँ पर पांचवा बिंदु है कि बच्चे में सहयोग, सहानुभूति, नेतृत्व के साथ साथ अवज्ञा व आक्रामकता का विकास भी हो जाता है। गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मतलब छोटी छोटी बात पे। और किशोर अवस्था की अब हम बात कर लेते हैं। तो 12 से 20 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। यौवनारंभ की अवस्था कहा गया है इसे। बालक कल्पना दिव्या स्वप्न की अवस्था में रहते हैं कि बड़ा होकर के क्या करना है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। कल्पना सागर में यहाँ पर जा जाती है, खुद को अहम वहाँ पर आ जाता है। और शारीरिक विकास तेजी से होता है। लड़कियों में वक्ष स्थल का विकास होता है, लड़कों में आवाज़ का भारी हो जाता है। अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। समूहों के प्रति निष्ठा और गर्व की भावनाएं प्रबल हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, वो सारे बिंदु आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। और उसके बाद में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सह संबंध की हम बात करते हैं। तो विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले जो विकास हैं आपस में सुसंबद्ध क्रमबद्ध होते हैं। प्राय यह पाया जाता है कि जिन बच्चों में शारीरिक क्रियाएं जल्दी विकसित होती है उनमें अन्य विकास जैसे सामाजिकता, नैतिकता, मानसिक विकास आदि शीघ्र आरंभ हो जाते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल बातें हैं। और उदाहरण देकर के यहाँ पर समझाया गया है कि जिस बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है उन्हें हष्टपुष्ट बच्चे खेल में शामिल नहीं करते हैं। फलस्वरूप सामाजिकता का विकास विलंबित हो जाता है। और इस प्रकार से उपरोक्त उदाहरण से प्रमाणित होता है कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पारस्परिक सहसंबंध होता है, अर्थात एक अवस्था के विकास से दूसरी अवस्था का विकास परस्पर जुड़ा रहता है। बालक के विकास में अब हम बात करते हैं कि बालक का विकास किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है। तो बालक का जो विकास है वो आनुवंशिकता का प्रभाव यहाँ पर डलता है। तो प्रत्येक बच्चा कुछ जन्मजात गुणों को लेकर के पैदा होता है। दूसरे शब्दों में आनुवंशिकता हमें क्षमताएं देती है। इसी से बच्चे को रंग, रूप, आकार, बुद्धि आदि विशेषताएं प्राप्त होती है। बच्चों में जन्म से ही कुछ क्षमताएं होती हैं जो उन्हें भाषा सीखने में मदद करती है। अतः आनुवंशिकता व्यक्ति में माता पिता से प्राप्त विशेषताओं की उनके व्यक्तित्व में एवं व्यवहार में भूमिका और योगदान होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण वो आते रहते हैं। तो ये बातें रही आनुवंशिकता में। और दूसरा जो प्रभाव है वो परिवेश का पड़ता है। बालक में परिवेश जैसे पालन पोषण के तरीके से पड़ता है, प्रेम पूर्ण जो रिश्ते बना रहा है उससे पड़ता है, आहार, परिवार, स्कूल, मित्र, स्वास्थ्य की देखभाल आदि से ये प्रभावित होता है। ही समस्त नए प्रकार के सीखे गए व्यवहार हैं, जो क्रियाएं हैं, जो कौशल है, ये उत्तरदायी सारे रहते हैं। भाषा, आदतें, रुचियां, परंपराएं, कौशल एवं अन्य योग्यताओं का विकास परिवेश से ही होता है। निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है कि आनुवंशिकता और परिवेश दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं, पर दोनों ही एक दूसरे से सापेक्षित इनका महत्व भी है। बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में वंश, परंपरा, परिवेश दोनों का ही सहयोग रहता है। तो इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए वंशानुक्रम, आनुवंशिकता और परिवेश जो वातावरण है इनका जो संबंध है बीज और धरती के समान है। यदि बीज खराब होगा और धरती अच्छी होगी तो, और धरती खराब होगी और बीज अच्छा होगा तो उत्तम खेती असंभव है। अच्छी पैदावार के लिए दोनों का उत्तम होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपको उदाहरण देकर के समझना है। और इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि बालक के विकास को परिपक्वता कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखिए, सामान्यतः परिपक्वता से आशय किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने से है। जैसे किसी की मांसपेशियों का परिपक्व होना। यदि बच्चे को लिखना सिखाना है तो उसके लिए उसके हाथ की मांसपेशियों का परिपक्व होना आवश्यक है। बैठना, चलना आदि क्रियाएं परिपक्वता के फलस्वरूप ही घटित हो पाती हैं। इन सब कामों के लिए किसी भी प्रकार के विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। परिपक्वता का संबंध आयु से भी है, परिपक्वता का संबंध सीखने से भी है। आयु बढ़ने के साथ साथ बच्चे के अंग कठिन कार्यों के लिए तैयार होते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार या रुचियों में परिवर्तन परिपक्वता एवं सीखना दोनों के कारण ही हो पाते हैं। दोनों साथ साथ होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। सभी व्यक्तियों में सीखने की जो क्षमताएं हैं ये अलग अलग होती हैं और भले ही उनमें भिन्नताएं हों पर ये इनमें होती हैं। परिपक्वता के कारण ही बच्चे के काम करने के जो तरीके हैं, जो क्षमताएं हैं, इनमें भी गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। अतः कहा जा सकता है कि परिपक्वता एवं सीखने के द्वारा बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों यथा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक का पूर्ण रूपेण विकास हो पाता है। और यहाँ पर अपना 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आपने अच्छे प्रकार से समझ लिया है इसको भी। अब हम
हम आगे बढ़ते हैं अपने 4th चैप्टर की ओर। वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया ना भाई, लाइक जरूर कर देंगे और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी सभी लोग देंगे कि आपको वीडियो क्लास कैसी लग रही है। कुछ कमियां लगे तो वो भी आप कमेंट्स में अपना सुझाव देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोज में हम और इम्प्रूवमेंट कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके बाद में 4th यूनिट आपके शारीरिक विकास को लेकर के। ये यूनिट भी आपका 10 नंबर का यूनिट है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। वृद्धि के बारे में सेपरेट प्रश्न आ सकता है, विकास के बारे में सेपरेट प्रश्न आ सकता है, या इस तरह का प्रश्न मोस्ट फेवरेट प्रश्न आ जाता है कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो आपको इस तरह से ही सारणी बना करके ही आपको आंसर करना है, तो और भी अच्छा काम, सुंदर काम आपका बनेगा। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले वृद्धि क्या रहती है। सिर्फ शारीरिक ढांचे में परिवर्तन होता है तो वो क्या है, वृद्धि हो रही है। जबकि विकास जो है वो आपके संपूर्ण परिवर्तन जो हो रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, समयात्मक, वो सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं वो विकास से संबंधित है। और वृद्धि क्या है, सिर्फ आपका शरीर की जो लंबाई बढ़ रही है, लंबाई चौड़ाई, तो वो सारी चीजें वो सिर्फ वहां पर शारीरिक ढांचे के परिवर्तन से ही है। इसके बाद में दूसरा परिवर्तन, प्रौढ़ अवस्था में परिपक्वता ग्रहण करने के बाद में वृद्धि रुक जाती है। वृद्धि की एक निश्चित अवस्था होती है, निश्चित समय होता है जहां पर वृद्धि रुक जाती है। दूसरी ओर विकास की जो प्रक्रिया है ये प्रगतिशील रहती है, आजीवन चलती रहती है। वोम्ब टू टॉम्ब आपको ध्यान रखना है, जन्म से कब्र तक ये विकास, गर्भ से कब्र तक इस तरह से चलता रहता है। तो ये बात रही। और इसके बाद में तीसरा अंतर यहाँ पर आ जाता है कि वृद्धि शरीर में परिमाणात्मक परिवर्तनों से होता है, कि परिमाण जो क्वांटिटी है वो बढ़ने पे यहाँ पर जोर दिया जा रहा है कि वृद्धि जो है, जो क्वांटिटी कितनी क्या हो रही है तो उसके ऊपर उसको मापने का काम करती है। जबकि विकास जो है ये क्वालिटी को परखता है, गुणात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको यहाँ पर निर्देशित करता है, उनका परिचायक होता है। चौथा बिंदु क्या आ जाता है कि वृद्धि से बालक के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मात्रात्मक जो परिवर्तन हो रहे हैं इनकी ओर निर्दिष्ट किया जा रहा है काम को। और विकास जो है ये इसमें बालक के हाथ पैर, कार्यक्षमताएं, कुशलताएं, कार्यकुशलता और कार्यक्षमता के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा जो है उसमें क्वालिटी कितनी बड़ी है, तो उसके ऊपर फोकस है। पांचवा जो अंतर है यहाँ पर कि वृद्धि का जो मापन है ये संभव है, विकास के परिवर्तनों का मापन संभव नहीं किया जा सकता है। इस परिवर्तनों को केवल हम अनुभव करते हैं कि पहले हमने 5 चैप्टर पढ़ रखे थे, याद कर रखे थे, और फिर अभी हमने 7-8 चैप्टर कर लिए हैं। तो ये क्या है, हमारे जो अनुभव इनको कर सकते हैं कि कितना हमारे ज्ञान में, कौशलों में, क्षमताओं में वृद्धि हुई है, तो वो विकास के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में छठा बिंदु आ जाता है कि वृद्धि सदैव नहीं होती है और न ही सदैव एक गति से होती है। वृद्धि की जो स्पीड है वो ऊपर नीचे इस तरह से होती रहती है। विकास जो है एक क्रम में ही होता रहता है और इसकी अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं। इसके बाद में 7वां बिंदु देखिए, विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि की, जैसा कि मैंने बताया, कि एक निश्चित अवस्था होती है जहां पर आकर के वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास जो है ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद में 8वां बिंदु देखिए, वृद्धि जो है एक विकास का चरण है। वृद्धि विकास का एक चरण मात्र है, पर विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। तो विकास एक बड़ी प्रक्रिया जाती है जिसमें वृद्धि भी सम्मिलित है। इसके बाद में 9वां बिंदु, परिवर्तनों को देखा तथा मापा जा सकता है वृद्धि में, और विकास में परिवर्तनों को सिर्फ हम अनुभव ही करते हैं, माप नहीं सकते हैं। 10वां बिंदु है, केवल शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है वृद्धि में। वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन दिखते हैं, जबकि विकास में संपूर्ण पक्ष, शारीरिक, मानसिक, समयात्मक, सभी पक्ष में जो परिवर्तन हो रहे हैं इनको संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से आपको वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है और सारी बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं परिपक्वता को लेकर के। 1919 में बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले अगर परिपक्वता शब्द के प्रयोग को लेकर के बात आती है तो 1919 में बाल विकास के क्षेत्र में गेसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया। गेसेल के अनुसार परिपक्वता शरीर की आंतरिक अवस्था के कारण उत्पन्न स्नायुओं और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो परिपक्वता के बारे में गेसेल का ये कथन ध्यान रखना है। और परिपक्वता की आधुनिक जो परिभाषाएं हैं, 2 परिभाषाएं आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है। एक तो आइजनेक और उनके साथियों के अनुसार परिभाषा दी गई है, और एक जर्सील्ड और उनके साथियों के द्वारा। आइजनेक और जर्सील्ड का नाम आपको ध्यान रखना है। अब इन्होंने क्या कहा देखिए परिपक्वता के बारे में, कि परिपक्वता शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और मानसिक विभेदीकरण और एकता की एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जो विकासात्मक अवस्थाओं में फैली हुई होती है। स्वतंत्र प्रक्रिया किनकी है? मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान और मानसिक विभेदीकरण और एकता की, और विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं इनमें फैली हुई है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ही शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से तीव्र की जीव की जो विवृद्धि है ये पूर्ण और सुदृढ़ होती है, तथा इस प्रकार से वह जीव अपने जीवन में अनुकूलन करता है। ये परिभाषा रही है आइजनेक और उनके साथियों के अनुसार। अब हम बात करते हैं जर्सील्ड के अनुसार और
परिपक्वता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की अंतर्निहित जो संभावित क्षमताएं हैं, कार्यात्मक जो तत्परता है, इसकी अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया की संरचना में होने वाले वह परिवर्तन भी सम्मिलित होते हैं जो वृद्धि के साथ में होते हैं। कार्य निष्पादन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित करने वाला संरचना और प्रगतिपूर्ण अभ्यास भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। तो इस तरह से ये जो दो परिभाषाएं हैं परिपक्वता के लिए, इनको ध्यान रखना है। पहली बात आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको इसी के पीछे नहीं पड़े रहना है, क्योंकि और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इजी टॉपिक है जिनको आप कम समय में याद कर सकते हैं। तो ऐसे किसी टॉपिक को अगर आपको कोई थोड़ा सा कठिन लग रहा है तो उसी के पीछे नहीं पड़े रहना है। आपको अलग अलग टॉपिकों के ऊपर अपना एक बार तो पूरा सिलेबस देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है, और फिर उनमें से आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी है जो आप इजीली समझ पा रहे हो और जिनको आप अब कम समय में कवर कर पा रहे हो। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि परिपक्वता स्वतः चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव की संभाव्य क्षमताएं कार्यात्मक तत्परता की अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रक्रिया में संरचना में होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित हैं जो विवृद्धि के साथ में होते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जीव की विवृद्धि पूर्ण और सुदृढ़ होती है। तो ये यहाँ पर निष्कर्ष निकल गया है। इसके बाद में गामक विकास नाम से एक शब्द आपके सिलेबस में रहता है, अलग अलग सब्जेक्टों में ये आएगा, आपके सेकंड थर्ड पेपर उनमें भी आएगा। तो वहाँ पर गामक विकास को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि शरीर की जो विभिन्न मांसपेशियाँ हैं इनको नियंत्रित करने की क्षमता जिस विकास के द्वारा आती है उसे गामक विकास कहते हैं। गामक विकास का मतलब आपने समझा कि शरीर को नियंत्रित करने की जो क्षमताएं आ रही है तो वो गामक विकास के अंतर्गत रहेगी। गामक विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर संचालित होती है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में दौड़ना, चलना, स्वयं कपड़े पहनना आदि क्रियाओं को लेकर के लिखना, नृत्य करना, खेलना आदि जटिल क्रियाओं की ओर बच्चा सीखता जा रहा है। प्रारंभ में अभ्यास के अभाव में इन जो क्रियाएं हैं इनमें वांछित नियंत्रण नहीं हो पाता है, परंतु धीरे धीरे उत्तरोत्तर अभ्यास के द्वारा कम परिश्रम से इन गतिविधियों को संचालित करने की योग्यता प्राप्त बच्चा कर लेता है। तो ये गामक विकास का आशय हो गया है। इसकी कुछ विशेषताएं आपको जरूर से ध्यान रखनी है, उन विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो आयु विशेष में समान आयु वर्ग के बच्चों में गामक विकास के लक्षण लगभग एक समान से पाए जाते हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि विशिष्ट अवस्था में परिलक्षित होती हैं उनको जरूर से आपको ध्यान रखना है। तो पहली अवस्था यहाँ पर आती है स्नायु तंत्र की परिपक्वता पर मांसपेशियों के नियंत्रण की निर्भरता। गामक कुशलता के लिए परिपक्वता आवश्यक है। गामक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। गामक विकास की अवस्थाओं का पूर्ण निर्धारण होता है। पहले से अपन कल्पना कर सकते हैं कि कैसा क्या विकास रहेगा, वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि लगभग लोगों में ये सेम सी प्रोसेस रहती है। सामान्यतः सभी बच्चों में गामक विकास आयु के अनुसार समान होता है, परंतु यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उनमें व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं हैं वो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कई बार अभ्यास के अवसरों की कमी के कारण बच्चे अपने विभिन्न शारीरिक अवयवों में वांछित गतिशीलता नहीं ला पाते हैं या किसी विशेष गामक कौशल को प्राप्त करने में निर्धारित से अधिक अवधि लग जाती है। गामक विकास की बुद्धि लब्धि का स्तर एवं सीखने की तत्परता भी प्रभावित ये होता है। तो गामक विकास के ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं गामक कौशल के बारे में, गामक कौशलों के विकास के बारे में। तो गामक कौशल केवल शारीरिक क्रिया या गामक विकास का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न स्नायु तंत्र के संचालन में संयुक्त परिणाम है। कौशलता गामक विकास की संयुक्त जटिल प्रक्रिया है जिसमें निरंतर त्रुटियों के बाद में उत्तरोत्तर सुधार भी होता है। बच्चों के विद्यालय जाने के पूर्व जाने के वर्ष गति, बल और समन्वय में वृद्धि के कारण विशिष्ट परिवर्तन होते हैं। इस समय उनकी हड्डियां मुलायम, शरीर लचीला होता है जिससे वे अधिक कौशल सीखने के लिए समर्थ होते हैं। वे नए नए कौशल सीखते हैं और निरंतर उनका अभ्यास करते हैं। इन कौशलों के प्रयोग से बच्चे अपने वातावरण को समझ पाते हैं। इन कौशलों के प्रयोग से अपने वातावरण को समझ पाते हैं। और गामक कौशलों को दो भागों में बांटा गया है, स्थूल गामक कौशल और सूक्ष्म गामक कौशल। अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्थूल गामक कौशल क्या है। तो स्थूल गामक कौशल को ध्यान से समझना है कि इन गतिविधियों में शरीर के समस्त अवयव काम में आते हैं। यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रण में समन्वय स्थापित करना सीखते हैं और जिससे बच्चे गतिविधियों को कर पाने में, शरीर का संतुलन बना पाने में, शारीरिक संतुलन में, गति नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे सिर को ऊपर उठाना, अंगुलियों को खोलना बंद करना, बैठना, लुढ़कना, खिसकना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, छलांग लगाना, उछलना, पलटी लगाना आदि इन गतिविधियों का विकास क्रमबद्ध रूप से होता है। और ये सारी चीज़ें जो है ये स्थूल गामक कौशल में होती है। सूक्ष्म गामक कौशल की बात करते हैं तो जहाँ पर एक बच्चा किसी स्किल को सीखता है, एक बारीक काम को करना सीखता है, सूक्ष्म गामक कौशल का विकास जो है लगभग 4-5
वर्ष की अवस्था के बाद में या उसके उपरांत होता है, इस तरह से समझना है। और बच्चे के सीखने के जो विभिन्न प्रयास हैं, इनमें वस्तुओं को उठाना पटकना और जांच परख करने की क्रियाओं के साथ साथ खाने पीने, वस्त्र पहनने, लिखने, फेंकने, खिलौनों का प्रयोग करने की क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। 18 से 36 माह की अवधि के दौरान बच्चे अपने हाथों का प्रयोग अधिक कुशलता से कर पाते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं को बेहतर ढंग से उठा पाते हैं और पकड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं। तो इस तरीके की बारीक जो चीज़ें हैं, बारीक जो काम है, एक एक जो कुशलता आ जाती है, तो वो सूक्ष्म गामक कौशल में आती है। तो ये इनका सूक्ष्म का और स्थूल का दोनों का डिफरेंस ध्यान रखना है, इनके बारे में जरूर ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पर देखिए शारीरिक विकास के प्रमुख आधार शारीरिक तंत्र, शरीर का आकार और शारीरिक गठन है तथा इसी क्रम में बालक के शरीर के जो विकास है इसमें पोषण, आनुवंशिकता, खेल या दुनिया को खोजने के मौके, बीमारियां, कारक आदि प्रभावित करते हैं। बालक के विकास पर वंशानुक्रम के साथ ही वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण में शुद्ध हवा, जल, सामाजिक वातावरण, आस पड़ोस के बालक, विद्यालय में पढ़ने वाले बालक आदि सभी आते हैं। ये सभी अच्छे होने पर बालक का विकास अच्छा होता है, वातावरण दूषित होने पर बालक का विकास रुक जाता है। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। और इससे आपके पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ रोगों के बारे में भी बात करी गई है। तो यहाँ पर एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट रहता है जीवाणु जनित रोग के बारे में। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तपेदिक, हैजा, मियादी बुखार, टाइफाइड, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि इसमें प्रमुख है जीवाणु जनित रोग। और एक रोग यहाँ पर आता है हीमोफीलिया। किस प्रकार का रोग है, तो यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस रोग में शरीर का घाव होने पर थक्का बनने के सामान्य से अधिक समय लगता है। तो थक्का बनना यहाँ पर बंद हो जाता है कुल मिलाकर के। अतः मामूली घाव होने पर भी खून लगातार बहता है और यह रोग पुरुषों में होता है। स्त्रियां केवल रोग वाहक होती है, रोग को फैलाने का काम वहाँ पर उनसे होता है। तो इस तरह से चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में एक टॉपिक अपना आता है डाउन सिंड्रोम को लेकर के। यह रोग है जो जन्मजात आनुवांशिक अनियमितता के कारण होता है। इसमें 46 गुणसूत्रों के स्थान पर 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें मस्तिष्क अल्प विकसित होता है क्योंकि इनमें तंत्रिका तंत्र का विकास दोषपूर्ण होता है। गर्दन की लंबाई कम, यह मोटी हो जाती है, कम तथा मोटी हो जाती है। जिह्वा मोटी, जीभ मोटी और मुंह खुला हुआ, दोनों आंखों के मध्य अधिक स्थान होता है, मंद बुद्धि होते हैं। तो ये इनके लक्षण हैं। ये बातें हो गई हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। इसके बाद में एक रोग है हाशियाकार कोशिका रक्तहीनता, स्किल सेल एनीमिया। इस रोग में रोगी के रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लाल रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ करके हाशियाकार दरांती नुमा यहाँ पर हो जाती है। जो गेहूं बाजरा काटने वाली दरांती आती है तो उसकी जैसी हो जाती है, जिससे रोगी की जो मृत्यु हो जाती है। और रोगी की मृत्यु हुई विभिन्न सिंड्रोम के कारण अलग अलग विकलांगताएं भी प्रकट हो जाती हैं। तो ये हाशियाकार कोशिका रक्तहीनता रोग आ गया है। इसके बाद में संतुलित आहार को लेकर के रोगों की बात हो रही है, तो आहार को लेकर के भी बात होगी कि किस प्रकार का आहार लेना चाहिए या दूषित जो आहार है उससे कैसे बचा जाए, इस तरह की बातें भी यहाँ पर हैं। तो संतुलित आहार में आपको ध्यान रखना है कि वह आहार जिसमें शरीर के लिए अपेक्षित जो सभी पोषक तत्व हैं वो उनकी उचित मात्रा उपलब्ध होती है, तो वो क्या है, संतुलित आहार है। पोषक तत्वों के 5 वर्ग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मांड और प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तत्व। इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान में यहाँ पर रखनी है। यहाँ पर अपना चौथा चैप्टर कंप्लीट होता है, आपने ठीक से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं 5वें चैप्टर की ओर, नैतिक और संवेगात्मक विकास, जो कि आपका 12 नंबर का यूनिट है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं संवेग से क्या तात्पर्य है। संवेग के बारे में बात करेंगे। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में सुख, दुख, भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या आदि का अनुभव करता है। वह ऐसा व्यवहार किसी उत्तेजनावश करता है, वह अवस्था क्या कहलाती है, संवेग, इमोशन कहलाती है। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द कौन सा है, इमोशन। और इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के इमोवेर से हुई है और जिसका अर्थ क्या है, उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं तो जब हम भयभीत होते हैं तो हम भय के कारण से बचने का उपाय खोजते हैं, सोचते हैं। बुद्धि हमारी काम नहीं करती है और हम भय की वस्तु से दूर भागना चाहते हैं और भय से पसीना हमें आने लगता है, डर से हम कांपने लगते हैं और दिल जोर से धड़कने लगता है। हमारी इस उत्तेजना की जो अवस्था है इसका नाम क्या है, संवेग है। इस दशा में हमारा बाह्य और आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। कुछ जो प्रमुख संवेग हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, सुख, दुख, प्रेम, भय, क्रोध, आशा, निराशा, लज्जा, गर्व, ईर्ष्या, आश्चर्य, सहानुभूति। तो ये कुछ प्रमुख संवेग हैं।
संवेग मूल प्रवृत्ति से सीधा जुड़ा हुआ रहता है। संवेग मूल प्रवृत्ति से जुड़ाव को समझने के लिए मैकडूगल द्वारा निम्न तालिका दी गई है। तो ये जो तालिका दी गई है किसने दी है? मैकडूगल ने। और यहाँ पर संवेग क्या रहता है? भय। भय अगर संवेग बन रहा है तो अगर हमें किसी चीज़ को लेकर के डर लग रहा है तो हम वहाँ से पलायन का विचार बढ़ाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे। भूख अगर लग रही है तो हम क्या करेंगे? भोजन प्राप्ति का, भोजन की ओर भागेंगे। सामूहिकता का अगर हमारे यहाँ पर संवेग है तो एकांत से बचने का अपने भाव आएगा और सामूहिकता की ओर जाएंगे। जिज्ञासा अगर आ रही है तो वहाँ पर आश्चर्य आएगा। पुत्र कामना है तो वात्सल्य आएगा। आक्रामकता है तो क्रोध, और हास्य आ रहा है तो मनोरंजन अपन कर रहे हैं तो हंसी मजाक वहाँ पर चलेगा। तो इस तरह से संवेग और मूल प्रवृत्ति के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में संवेग का अर्थ स्पष्टीकरण की कुछ जो प्रमुख परिभाषाएं हैं वो ध्यान रखनी है। एक तो क्रो एंड क्रो के अनुसार परिभाषा है, एक किम्बल यंग के अनुसार परिभाषा है। यहाँ पर देखिए परिभाषाओं को थोड़ा सा और हाईलाइट कर देता हूँ कि क्रो एंड क्रो की सबसे पहले बात करते हैं। संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है। संवेग को क्या कहा गया है? गतिशील और आंतरिक समायोजन कहा क्रो एंड क्रो ने, और व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य ये करता है संवेग। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो की परिभाषा ध्यान रखनी है। दूसरी परिभाषा दी है यहाँ पर, दूसरी परिभाषा है किम्बल यंग, जिसमें इन्होंने कहा है कि संवेग प्राणी की उत्तेजित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दशा है, जिसमें शारीरिक क्रियाएं और गतिशील जो शक्तिशाली क्रियाएं हैं, शक्तिशाली जो भावनाएं हैं वो किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से बढ़ जाती हैं। तो ये दो परिभाषाएं ध्यान रखनी है। इसके बाद में संवेग की विशेषताओं को लेकर के बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए संवेग व्यापक होते हैं जो हर प्राणी में पाए जाते हैं। संवेग मूलतः व्यक्तिक होते हैं। इनका एक संवेग दूसरे से एक का संवेग दूसरे व्यक्ति से भिन्न भिन्न रहता है। जैसे रोना देख करके दया आ जाती है। एक कोई रो रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसके साथ में हम भी रोने लगेंगे, हमें उसका कारण जानने की इच्छा रहेगी, उस पर दया आएगी कि यार बेचारा क्यों रो रहा है, तो वो रहेगा। तो अलग एक दूसरे का यहाँ पर संवेग हर व्यक्ति का भिन्न भिन्न रहता है। संवेगों का स्थानांतरण होता है। क्रोधित व्यक्ति समझाने पर भी क्रोध कर सकता है, तो स्थानांतरण यहाँ पर रहता है। संवेगात्मक संबंध का होना आवश्यक है। यह दो व्यक्तियों का वस्तुओं या फिर वस्तुओं के प्रति होता है, और सुख या दुख का भाव निहित होता है। संवेग में सुख दुख की अभिव्यक्ति भी होती है। संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप होता है। संवेग में विचार प्रक्रिया का लोप होता है और प्रेम या फिर क्रोध में व्यक्ति को सोचने का अवसर नहीं मिलता। संवेगों का जो मूल प्रवृत्ति है इसमें संबंध होता है मूल प्रवृत्तियों से। संवेगों की अनुभूति के समय क्रियात्मक अनुभूति होती है, व्यक्ति कुछ करना चाहता है। संवेगात्मक व्यवहार में दृढ़ता रहती है, काफ़ी समय तक संवेग रहता है। संवेगों की उपस्थिति में शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं संवेग की दशाओं के बारे में। तो पहली दशा है यहाँ पर आंतरिक परिवर्तन और बाह्य परिवर्तन। दो परिवर्तन अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य परिवर्तनों को लेकर के। तो बाह्य परिवर्तन में देखिए इन परिवर्तनों के अंतर्गत चेहरे की मुद्रा बदलना, हाव भाव, हास्य, प्रेम आदि भाव, स्वर में परिवर्तन, शरीर के आसनों में परिवर्तन आदि आते हैं। संवेगों की दशाएं व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति पर निर्भर करती है। ये बात रही। दूसरी आ जाती है यहाँ पर आंतरिक परिवर्तन में। देखिए इन शारीरिक परिवर्तनों से सांस, नाड़ी, हृदय, रक्त की गति में परिवर्तन हो जाता है। रक्त की रासायनिक क्रिया बदल जाती है, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, रसपाक ग्रंथियों तथा त्वचा की प्रतिक्रिया बदल जाती है। तो इस प्रकार के कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं अपने अलग अलग संवेग को लेकर के। इसके बाद में संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक अपना यहाँ पर रहने वाला है। संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक। संवेग जो है वो भावनात्मक अनुक्रम है। इसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक उत्तेजना अनुभव करता है। इसके फलस्वरूप जो दैहिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें वक्त व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाते हैं। संवेगों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से? देखिए पहला कारक है आयु और परिपक्वता। आयु और परिपक्वता किस प्रकार से प्रभावित करते हैं वो देखिए। बच्चे के जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक संवेग का निश्चित स्वरूप प्रकट नहीं होता है, लेकिन आयु में बढ़ोतरी के साथ साथ परिपक्वता भी आती है, जिससे संवेगों की अभिव्यक्ति भी विकसित हो जाती है। किसी के क्रोध, नाराजगी, ईर्ष्या के प्रति प्रतिक्रिया न होने देना आत्मनियंत्रण है। तो आयु और परिपक्वता यहाँ पर प्रभावित करने वाला कारक है। दूसरा है अनुभव। अनुभव किस प्रकार से प्रभावित करता है? देखिए नवजात शिशु का मस्तिष्क कोमल स्पष्ट होता है, लेकिन विकास क्रम में वृद्धि बुद्धि जो है वो परिपक्वता तथा समाज में वयस्क के संपर्क में वह जो कुछ सीखता है उसका अनुकरण करता है। जो कुछ सीखता है उसका अनुकरण करता है। वातावरण की उत्तेजनाएं उसे लगातार प्रभावित भी करती है, जिसका प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, वह अनुभव के रूप में प्रकट होता है। तीसरा कारक आ जाता है वातावरण का।
वातावरण कारक में देखिए बच्चे के संवेगात्मक विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चा बचपन से विभिन्न प्रकार के वातावरण जैसे आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालयी, सांस्कृतिक स्थितियों से गुजरता है तथा अपने अपने साथ बहुत से अनुभवों को प्राप्त करता है। तो ये वातावरण वाला कारक भी प्रभावित करता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारक आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, यहाँ पर भी पढ़नी है, रीट प्री में भी, रीट मेंस में भी। तो ये व्यक्तित्व का टॉपिक भी एक साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी की पर्सनैलिटी शब्द का पर्याय है। पर्सनैलिटी जो है लैटिन की पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, वेश बदलना। वास्तव में व्यक्तित्व व्यक्ति के गुण, प्रवृत्तियों, सामर्थ्यों आदि का संगठन है, एक ग्रुप है जो कि व्यक्ति और पर्यावरण के परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। व्यक्तित्व उनके विशेष लक्षणों का योग मात्र न होकर के उसका विशिष्ट संगठन है। वह व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्ति के संबंध में आत्म प्रत्यय, व्यक्ति की स्वयं के प्रति धारणा, अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृद्धि आदि के संबंध में मत जो रखा जाता है उसे आत्म संप्रत्यय कहते हैं। आत्म संप्रत्यय मतलब खुद के बारे में मत देना, खुद के बारे में, खुद की योग्यता, खुद के गुण, खुद के व्यवहार, अभिवृद्धि आदियों की जानकारी। आत्म प्रत्यय व्यापक रूप से व्यक्ति की आत्मज्ञान, आत्मसम्मान, आत्म प्रतिबिंब, आत्म परिचय को सम्मिलित करते हुए देखा गया है। इसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक गुण, योग्यताएं और व्यवहार कार्य को समग्र रूप से आत्म प्रत्यय कहा गया है। बचपन में यह दूसरे सदस्यों द्वारा निर्मित की जाती थी, लेकिन परिपक्वता बढ़ने पर उसके अनुभवों और सीखने के जो दायरा है वो बड़ा है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होकर के अपनी छवि स्वयं निर्मित करता है। तो परिपक्वता बढ़ने के साथ साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है। तो ये बात रही। इसके बाद में किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व 2 प्रकार से प्रकट होता है, एक तो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण और एक आत्म प्रत्यक्षीकरण। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण मतलब कोई और व्यक्ति इस बारे में अपना मत रख रहा है, किसी व्यक्ति के संबंध में उपलब्ध जानकारी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अपना मत रखना व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के विषय में उसके गुण, योग्यता, शारीरिक बनावट और अन्य उपलब्ध गुणों द्वारा उसकी छवि निर्मित की जाती है। तो ये व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण हो गया है। आत्म प्रत्यक्षीकरण मतलब खुद के बारे में बखान करना, स्पेशली इसको कह सकते हैं आप कि स्वयं के प्रति जो धारणा है वो क्या है और अपने बारे में गुण, योग्यता, व्यवहार, अभिवृद्धि आदि के संबंध में इसकी जो धारणाएं हैं खुद की, वो यहाँ पर अपना मत रखेगा, उसे क्या कहेंगे, आत्म प्रत्यय कहेंगे। तो ये 2 प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान होना आवश्यक है, स्पष्ट करिए। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो जाता है। एक और, अभिभावकों के लिए संवेगों का ज्ञान आवश्यक है जिससे वे न केवल बच्चे के विकास को सरल बना सकते हैं बल्कि संवेग से अभिभावक निम्न और लाभ भी ले सकते हैं। पहला लाभ कौन सा है यहाँ पर, नवीन ज्ञान देने में उसे संवेगों में सहायता मिलती है। बच्चों को पढ़ने के प्रति उत्साहित करते हैं। संवेगों के संतुलित विकास में स्थायी भावों का विकास होता है। अवांछित संवेगों को उचित दिशा में मोड़ा जा सकता है। संवेगों के द्वारा ही बच्चों में अच्छी आदतों, चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। संवेगों का लाभ उठाकर वह बच्चों के जीवन को सरस बना सकते हैं। ये बातें यहाँ पर रही। और इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है फ्राइड का मनोविश्लेषणिक सिद्धांत। फ्राइड के अनुसार बच्चे में नैतिक विकास का जो उदय है परा अहम सुपर ईगो के कारण होता है। बच्चों में विभिन्न तरह के जन्मजात अंतर्नोद अर्थात मौलिक, लैंगिक, आक्रामक मूल प्रवृत्ति जिसे द्वंद्व या आईडी कहा जाता है, इनसे होता है। समाज के मानक के रूप में इन्हें समाजीकृत करने में माता पिता के निषेध को स्वीकार कर लेते हैं। इन्हें फ्राइड ने आंतरिकरण की संज्ञा दी है। माता पिता के मानकों तथा विचारों को स्वीकार कर लेने से बच्चे नैतिकतापूर्ण ढंग से व्यवहार करना सीख लेते हैं, क्योंकि इससे वे आत्मदंड, चिंता और दोष से भी बच जाते हैं। फ्राइड का जो सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको रीट प्री में, रीट मेंस में, इनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर इनके प्रश्न आने की संभावनाएं कम रहती है। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। फ्राइड के बारे में प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनका पढ़ लेना है। अगर ये टेक्निकल सारी चीज़ें आपको इदम, अहम, सुपर ईगो, आईडी, द्वंद्व, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं
तो आप कर लेंगे। बुक वगैरह आपके पास में सीरीज है तो उनके बारे में और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। आपके कमेंट्स रहेंगे तो इनके बारे में अलग से अपन सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। यहाँ पर अगर अपन इन सब चीज़ों को एक एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग डिस्कशन करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। तो इसको समझना है कि हम सिर्फ यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। अगला टॉपिक अपना आप यहाँ पर आता है आस्था बनाम अनास्था को लेकर के, ये भी महत्वपूर्ण रहता है। यह एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था है। एरिक्सन के सिद्धांत की पहली अवस्था को लेकर के प्रश्न रहता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार जिन बच्चों को अपने माता पिता अन्य देखभाल करने वाले व्यक्तियों से यहाँ पर सतत उचित स्नेह प्यार आदि मिलता है, उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों को माता पिता व अन्य देखरेख वाले व्यक्तियों द्वारा प्राय रोते बिलखते चिल्लाते छोड़ दिया जाता है तो उनमें दूसरों के प्रति अविश्वास विकसित हो जाता है। कहा गया है कि जिन बच्चों को उनके माता पिता द्वारा अच्छा प्रेम पूर्वक व्यवहार वगैरह सारी चीज़ें अच्छी है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा माता पिता के प्रति, और जिनका माता पिता के साथ में व्यवहार अच्छा नहीं है या माता पिता अच्छे प्रकार से ध्यान नहीं दे रहे हैं दूसरी ओर, तो उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा और उनके प्रति अविश्वास बढ़ेगा। तो आस्था बनाम अनास्था रहेगी। तो ये बात रही। विश्वास तथा अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में संकट उत्पन्न होता है और वह जब उसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो इसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति जिसे आशा कहा जाता है उत्पन्न होती है। आशा की उत्पत्ति से आगे चल करके जब शिशु वयस्क हो जाता है तो वह अपने सांस्कृतिक मूल्यों तथा धर्म आदि में काफ़ी आस्था दिखलाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में एक अगला टॉपिक अपना है भूमिका बनाम संशय। यह है एरिक्सन के सिद्धांत की पांचवी अवस्था है। एरिक्सन के सिद्धांत की पांचवी अवस्था जिसकी जो अवधि है ये 12 से 18 साल की है। यह किशोर अवस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की प्राथमिकता बनी रहती है कि वे कौन हैं, वे किस लिए हैं और वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे एरिक्सन ने पहचान की संख्या दी है। एक स्वस्थ पहचान बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न राहों का अन्वेषण करना होता है। अगर किसी कारण से किशोर भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं और एक भविष्य का अच्छा रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं तो वे अपनी पहचान के बारे में कन्फ्यूजन की स्थिति ही बनी रहती है। जब पहचान बनाम संभ्रांति के संकट का सही समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसे कर्तव्यपरायणता या फिडेलिटी कहा जाता है। फिडेलिटी की संज्ञा दे दी है। इसके परिणाम स्वरूप किशोर छात्रों में समाज में नियमों आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की उन्मुखता बढ़ जाती है। तो ये बात रही यहाँ पे। और इसके बाद में अगला टॉपिक है आत्मीयता बनाम अकेलापन की अवस्था। एरिक्सन सिद्धांत की ये छठी अवस्था है। 3-4 अवस्थाएं इसकी महत्वपूर्ण हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बाकी अगर आपके पास में टाइम है तो आप इनके बारे में और अलग अलग अवस्थाओं के बारे में डिटेल में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिसकी जो अवस्था है एरिक्सन की छठी अवस्था जो अवधि है ये 20 से 30 वर्ष की है। यह प्रारंभिक वयस्कावस्था की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ में एक धनात्मक संबंध बनाता है। जब व्यक्ति में दूसरों के साथ में घनिष्ठता का भाव विकसित होता है तो वह अपने आप को दूसरों को समर्पित कर देता है। जो लोग दूसरों के साथ में घनिष्ठता नहीं रख पाते हैं वे सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं। इस अवस्था का प्रमुख संकट घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है। जो व्यक्ति इस संघर्ष का सामना ठीक से नहीं कर पाते हैं वे सामूहिक रूप से अलग तथा स्नेह एवं प्यार दूसरों को देने व लेने में असमर्थ रहते हैं। तो ये बात यहाँ पर रही आत्मीयता बनाम अकेलापन की अवस्था में। एरिक्सन के सिद्धांत का जो मूल्यांकन है इसको लेकर के भी आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि एरिक्सन के सिद्धांत का समुचित मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि उनका सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सामूहिक कार्यों पर ध्यान देता है। एरिक्सन का सिद्धांत उनकी जो व्याख्या है वह एक विकासात्मक फ्रेमवर्क में करता है। कॉलेज छात्रों एवं प्रौढ़ किशोरों को समझने में उनके द्वारा प्रतिपादित पहचान के संप्रत्यय को शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी महत्व दिया गया है। ये बात यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में इस गुणवत्ता के बावजूद एरिक्सन के सिद्धांत की आलोचना की गई। कुछ लोगों का मत रहा कि एरिक्सन की अवस्था ज़रूरत से ज़्यादा कठोर और सख्त है और कुछ लोगों का मत ये रहा कि एरिक्सन के सिद्धांत वैज्ञानिक ढंग से पूर्णतः सही नहीं उतरते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ लोगों के लिए विशेषकर महिलाओं को पहचान का भाव उत्पन्न होने से पहले घनिष्ठता की प्रक्रिया उत्पन्न होती है या फिर दोनों साथ साथ ही होते हैं।
जबकि एरिक्सन के सिद्धांतानुसार सभी व्यक्ति में उनके जो पहले पहचान का भाव है वो उत्पन्न होता है सबसे पहले तो, फिर बाद में घनिष्ठता का उत्पन्न होती है। तो ये कुछ इनकी यहाँ पर अलग अलग बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक अपना आता है जॉन वॉल्वी का लगाव का सिद्धांत। लगाव के सिद्धांत को लेकर के भी अपना टॉपिक एक इम्पोर्टेंट इस यूनिट में रहता है। तो यहाँ पर अपन डिस्कशन कर लेते हैं। लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध है जो दो व्यक्तियों के बीच में आपस में बांधता है दो व्यक्तियों को। जॉन वॉल्वी ने लगाव का सिद्धांत 1958 में प्रतिपादित किया। इसके अनुसार बच्चों की व्यवहार शैली प्रारंभ वर्षों में ही अद्भुत रूप से शुरू हो जाती है। यह शैली आनुवंशिकी से प्रभावित होती है, किंतु बच्चे के पालन पोषण से बच्चे में संवेगात्मक विकास का रूपांतरण हो जाता है। पारिवारिक देखभाल और बच्चे की व्यवहारिक जो शैली है इसके अधिकतम विकास में अधिकतम सहायता मिलती है और जिसके कारण से बच्चे के वातावरण के साथ में समायोजन बच्चा कर पाता है और स्वयं को समस्या समाधान के प्रति तैयार भी कर पाता है। तो जॉन वॉल्वी का ये इस तरह से सिद्धांत रहा है। इसकी विशेषताओं को लेकर के अपन बात कर लेते हैं। तो सुरक्षित लगाव, जब बच्चे के साथ में संरक्षक मौजूद होता है, बच्चे के माता पिता मौजूद होते हैं, तो वह अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मध्यस्थ या उभयमुखी लगाव वाले शिशु उस समय व्याकुल हो जाते हैं जब उनके संरक्षक उनको छोड़ करके चले जाते हैं। इस प्रकार से लगाव प्राय असामान्य समझा जाता है। उपेक्षित लगाव वाले शिशु संरक्षक अथवा पालक से दूर रहना चाहते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि आप एक अनजान अथवा संरक्षक में क्या अंतर पाते हैं, तो शिशु दोनों में ही कोई अंतर नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से इनकी विशेषताएं ध्यान रखनी है। लगाव के घटकों को लेकर के भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो सुरक्षित संसार, जब बच्चा डरता है तो वह अपने संरक्षक के पास में जाकर के स्वयं को सुरक्षित और संरक्षित पाता महसूस करता है। सुरक्षा आधार, संरक्षक या पालक शिशु को सुरक्षित आधार प्रदान करता है जिससे वह अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। संबंधों की घनिष्ठता, बच्चा संरक्षक के साथ में रह करके स्वयं को सुरक्षित समझता है। अलग होने का लगाव, अगर शिशु संरक्षक से अलग होता है तो वह चिंतित व तनावग्रस्त हो जाता है। तो शिशु जो है वो संरक्षक के पास में रहता है, माता पिता के पास में रहता है। इसके बाद में जॉन वॉल्वी के लगाव के सिद्धांत की अवस्थाओं को लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। पूर्व लगाव अवस्था, जन्म से 6 सप्ताह। इस अवस्था में कई प्रकार की क्रियाओं व संकेतों जैसे पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, टक टक लगाकर देखना आदि से नवजात शिशु व अन्य व्यक्तियों से घनिष्ठता स्थापित करते हैं। दूसरा है लगाव निर्माण की द्वितीयक अवस्था, 6 से 8 माह। इस चरण में शिशु परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को देख करके एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया करता है जैसे मुस्कुराना, किलकारी मारना आदि। लगाव की पूर्ण अवस्था 8 माह से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों को परिचित व अन्य बच्चों से पूर्ण लगाव होता है एवं इनसे अलग होने पर शिशु में दुश्चिंता उत्पन्न होती है। चौथा बिंदु यहाँ पर आ जाता है संबंधों के प्रति प्रतिक्रिया के निर्माण की अवस्था, 2 वर्ष से अधिक। शिशु में भाषा का विकास हो जाता है और अब शिशु अपने परिचितों को शब्दों के द्वारा अपनी बात स्पष्ट कर पाता है, कह पाता है। बोल्वी के अनुसार इन चारों अवस्थाओं में बच्चों को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनसे वह संरक्षक के प्रति स्नेह बंधन बनाता है। यदि एक बार यह बंधन पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है तो वह अब अन्य इन बच्चों को संरक्षक के साथ में रहने व उनसे नज़दीकियां बढ़ाने व न बढ़ाने का भी इन संबंधों पर असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से बच्चे एवं माता पिता का यह संबंध बच्चे के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। और 5वां चैप्टर अच्छे से समझने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं 6ठे चैप्टर की ओर। अब हम बात करते हैं 6ठा यूनिट आ जाता है समाजीकरण को लेकर के। ये यूनिट आपका 13 नंबर का यूनिट है। यहाँ से बड़े प्रश्न ज़्यादा बनने वाले हैं तो आपको ध्यान से इसको भी समझना है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का एक क्रियात्मक सदस्य बनता है तथा उसी के अनुसार कार्य करते हुए उसके लोकाचार, परंपराएं और सामाजिक परिस्थितियों के साथ में अपना समन्वय स्थापित करता है या एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। यह सीखने की प्रक्रिया है। समाज में समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है तथा जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों के साथ साथ अनुकूलन करना सीखता है और उसको प्रभावित भी करता है। उपयुक्त विश्लेषण से निम्न बिंदु उभर करके आते हैं। समाजीकरण के महत्वपूर्ण बिंदु देखिए कि यह सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। लगातार हम समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो सतत प्रक्रिया हो गई है। समाजीकरण द्वारा बच्चा समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाज के महत्वपूर्ण जो काम रहते हैं उनमें अपना योगदान देता है। इस प्रक्रिया में बच्चा सामाजिक व्यवहारों को समझते हुए धारित करता है।
और समाजीकरण में बच्चा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप वातावरण के साथ में अपना समन्वय भी स्थापित करता है। बच्चे अपनी संस्कृति एवं मूल्यों के अनुरूप सामाजिक भूमिकाओं का कुशलतापूर्वक निर्वहन भी करना सीखते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स यहाँ पर बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, जो कि आपको जरूर से याद करना है। लालन पालन यहाँ पर पहला कारक देखिए। जन्म के बाद में शिशु की देखभाल, आवश्यकताओं को समझना, उन आवश्यकताओं को तत्परता लगाव के साथ में पूरा करना, शिशु को स्नेह एवं पोषण प्रदान करना। शिशु की प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि उचित लालन पालन द्वारा ही संभव है। अतएव बच्चों के व्यक्तित्व को आकार प्रदान करने में लालन पालन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये एक पहला कारक क्या है, लालन पालन। इसके बाद में दूसरा कारक है सहकारिता। सहकारिता में देखिए, शिशु जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अपने पारिवारिक वातावरण में सहकारिता का पाठ सीखता है। शिशु अपने आसपास जो कुछ देखता है उसका अनुकरण करता है। माता पिता का आपसी सामंजस्य, भाई बहनों से लगाव पूर्ण संबंध, दादा दादी, नाना नानी एवं अन्य परिजनों से घुलने मिलने एवं विविध क्रियाकलापों के द्वारा बच्चे में सहकारिता की भावना सहज उदित होने लगती है। तो दूसरा कारक क्या रहा है, सहकारिता का। तीसरा कारक है सहानुभूति का। जीवन के आधारित वर्षों में बच्चे की अमान्य सामाजिक जो व्यवहार है, इसमें परिष्कार के दौरान यदि पीड़ाजन्य अनुभव का एहसास होता है तो बच्चे के समाजीकरण में अवरोध होता है, समाजीकरण में बाधा आती है। और शिशु अवस्था से बच्चे को प्यार, दुलार, सहानुभूति के साथ साथ सामाजिक व्यवहार सिखाए जाने चाहिए। तो ये तीसरा बिंदु क्या रहेगा, तीसरा कारक सहानुभूति। चौथा कारक है स्पर्धा। स्वस्थ स्पर्धा विकसित करने में शिक्षक की अहम भूमिका रहती है। शिक्षक जाति, धर्म, लिंग भेद आदि की संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके अपने विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर भी अलग अलग गतिविधियों में परस्पर अंतःक्रिया के दौरान स्वस्थ स्पर्धा हेतु प्रेरित करता है। और ऐसे में विद्यार्थी समुदाय अपनी पूर्ण समझ बनाते हुए समूह में अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं। तो चौथा कारक क्या रहा है, स्पर्धा। पांचवा कारक है सहयोग। आपसी सहयोग से एक दूसरे की मदद करके बच्चे समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करके अपना स्थान बना सकते हैं। इसके लिए सशक्त अंतःक्रिया आवश्यक है, क्योंकि यह सहयोग देने या फिर लेने के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। बच्चे अपने जीवन काल में विविध सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर के अंतःक्रिया करते हुए सहयोग करना सीखते हैं। तो पांचवा कारक हो गया सहयोग। छठा कारक है आक्रामकता। आक्रामकता में देखिए, व्यवहार परिमार्जन में शिक्षक समाज का एक अभिन्न अंग है। यदा कदा शिक्षक बच्चों को यह भी सिखाता है कि बच्चे अपने अधिकारों को पाने के लिए आक्रामक रूप अपनाते हुए अपनी बात रख सकें। बच्चों द्वारा प्रदर्शित आक्रामकता उन्हें अपने जीवन काल में सामाजिक परिवेश में विविध क्रियाकलापों अथवा गतिविधियों से सकारात्मक रूप से जुड़ने में सहायक हो सके और बच्चे समाज में अपनी सही तस्वीर बना सकें। तो ये छठा कारक क्या हो गया, आक्रामकता। तो ये 6 कारक यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला टॉपिक आ जाता है, बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चे के लिए कौन कौन सी संस्थाएं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इनके बारे में भी आपको जरूर से ध्यान में रखना है। पहली संस्था आती है परिवार में। बच्चा सबसे पहले यहाँ पर रहता है तो वहाँ के तौर तरीके सीखता है। तो बच्चा जन्म के बाद में अपने माता पिता, भाई बहनों और अन्य जो परिवार के सदस्य हैं इनके संपर्क में रहता है। बच्चा अपने लालन पालन के दौरान परिवार के विभिन्न तौर तरीके परिचित इनसे होता है और माता पिता का सामंजस्य भरा साथ, लगाव, देखभाल और समझबूझ से की गई परवरिश पर बच्चे के भावी जीवन की नींव खड़ी होती है। तो पहला यहाँ पर संस्था क्या रह गया, परिवार। दूसरा संस्था है परिवार में ढंग से बच्चा 5 साल का हो जाने के बाद में परिवार के सारे तौर तरीके, बोलना ढंग से सीख जाता है और बाकी सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में विद्यालय में प्रवेश लेता है। दूसरा यहाँ पर संस्था आती है विद्यालय। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में शिशु घर की 4 दीवारी से निकल करके विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है और नवीन परिवेश से परिचित होता है। विद्यालय के नए सामाजिक परिवेश में बच्चा अपने हम उम्र संगी साथियों से विद्यालय की परिवेश गतिविधियों के माध्यम से परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा सामूहिक जीवन के कला कौशलों को सीखता है। विद्यालयी शिक्षा बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। तो दूसरी संस्था क्या हो गई, विद्यालय। तीसरी संस्था है समुदाय।
समुदाय सामाजिक अनुभवों का केंद्र बिंदु है। प्रत्येक समुदाय की अपनी प्रथाएं, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी नीतियां बच्चे के सामाजिक व्यवहार के निर्धारण और विकास में सहायक होती है। सामाजिकरण में इनमें सहायक होती है। तो समुदाय। इसके बाद में चौथा यहाँ पर संस्था आती है मित्र मंडली। सामाजिकरण की संस्थाओं में मित्र मंडली की अहम भूमिका है। बच्चा अपनी मित्र मंडली के साथ में खेलते कूदते पढ़ते लिखते समय अनेक प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, जैसे खेल, खेल के नियम, सहयोग, अनुशासन, समायोजन, परिणाम, नेतृत्व आदि। पांचवी संस्था है शिक्षक। शिक्षक भी प्रभावित करता है, तो बच्चे के व्यक्तित्व निर्धारण और उसके सामाजिकरण के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक की व्यक्तिक, चारित्रिक और व्यावसायिक गुणों का प्रभाव बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। शिक्षक बच्चे की शिक्षण संबंधित नियमितताओं के साथ साथ आदत एवं व्यवहार संबंधित समाजीकरण करने में भी सहयोग प्रदान करता है। और छठी संस्था यहाँ पर आ जाती है मीडिया। आजकल के बच्चे जन्म से ही मीडिया के प्रभाव में पल बढ़ रहे हैं, अतः मीडिया के व्यापक संसार से बच्चे अछूते नहीं हैं। बच्चा अपने बचपन से ही मीडिया के संसाधनों यथा टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, मोबाइल आदि का उपयोग करता हुआ समाजीकरण को नवीन अर्थ प्रदान कर रहा है। तो ये 6 संस्थाओं के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आ जाता है सामाजिक अंतःक्रिया क्या है। यह स्वयं के सीखने का एवं समाज में स्वयं को ढालने का आधार है। इस प्रकार बच्चे में अनवरत रूप से सामाजिक व्यवहार को सही समझ विकसित होती है सामाजिक व्यवहार की, और जो कि समाज में एवं संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखती है। सामाजिक अंतःक्रिया का 2 स्तरों पर अध्ययन कर सकते हैं, सूक्ष्म और वृहद। अगला यहाँ पर है सूक्ष्म अंतःक्रिया की बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे वृहद अंतःक्रिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सूक्ष्म अंतःक्रिया। इसमें देखिए व्यक्ति के मध्य तक ही सीमित रहती है। इसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में पारस्परिक संबंध होने के कारण सामाजिकता के गुणों में यहाँ पर ग्रहण करता है। और वृहद जो अंतःक्रिया है इसमें समुदाय, राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक विस्तार लिए होती है। इसमें व्यक्ति विशेष विस्तृत रूप से संबंध स्थापित करता है और एक दूसरे की संस्कृति के आचार विचारों के साथ में आत्मसात भी करता है। तो ये 2 प्रकार यहाँ पर अंतःक्रिया के यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद में हम अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन को लेकर के, बातचीत को लेकर के बातें यहाँ पर होंगी। तो हम पारस्परिक अंतःक्रिया के लिए शाब्दिक, अशाब्दिक व्यवहार का प्रयोग करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संप्रेषण। संप्रेषण की प्रक्रिया में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने विचार एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, सामाजिक संपर्क स्थापित करते हैं और संप्रेषण के साधन इसमें उपयोगी रहते हैं। तो ये संप्रेषण का 1 नंबर का छोटा प्रश्न आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना है एक बार। जेंडर के बारे में बात करते हैं। जेंडर एक सामाजिक आयाम है जो हमें स्त्री या पुरुष होने की पहचान में विभाजित करता है। बच्चे के जन्म लेते ही एक कल्पना उभरने लगती है कि उसकी पहचान एक ताकतवर, शक्तिशाली, रोबीले, कमाऊ, व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में होने वाली है। उसी तरह से जब कोई लड़की जन्म ले रही है तो उसकी पहचान कमज़ोर, पराधीन, सहनशील आदि के रूप में होने लगती है। तो ये क्या है कि एक धारणा बनी हुई है कि लड़का अगर हो रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग, कमाने वाला और उसके ऊपर जिम्मेदारियां अलग अलग आएंगी। जबकि दूसरी ओर लड़की की बात वहाँ पर जब हो रही है उसके जन्म की, तो वो क्या अपने अंदर भी क्या वहाँ पर भावनाएं लाएंगी कि कमज़ोर, पराधीन या सहनशील आदि, तो वो यहाँ पर बात आएंगी। बट आज के मुकाबले में देखें तो लड़कियाँ जो हो रही है तो वो थोड़ी ताकतवर ज़्यादा ही हो रही है। बालिका के संदर्भ में उसी समय और उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो लड़का लड़की में जो भेदभाव वगैरह की बातें थी तो पहले के ज़माने में थोड़ा अलग सीन था, बट आजकल जो दोनों में समानताएं देखने को मिल रही है और हर एक फील्ड में दोनों बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लड़के भी और उतने ही जोश से लड़कियां भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है हर एक फील्ड में, चाहे वो कमाने का फील्ड हो, जिम्मेदारी निभाने का फील्ड हो या फिर वैकेंसी वगैरह, गवर्नमेंट वैकेंसी, इन सब चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पर इसके बाद में जेंडर के विकास हेतु उत्तरदायी कारकों की अपन बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक अपना जेंडर के विकास हेतु उत्तरदायी कारक। पहला कारक है जैविक प्रभाव। जैविक प्रभाव में देखिए मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र का 23वां जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है और सामान्यतः महिलाओं में 2 गुणसूत्र, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई होता है। जेंडर विकास हार्मोन के बनने, सक्रिय होने से होता है। गुणसूत्र लिंग विभेद निर्धारित करते हैं, जबकि संस्कृति, समाज जेंडर को सशक्त और सबल बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो जैविक प्रभाव ये हो गया। इसके बाद में सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव कौन डालेंगे? माता पिता और परिवार डालेगा। संज्ञानात्मक प्रभाव तो कोहलबर्ग ने जेंडर के विकास पर संज्ञानात्मक प्रभाव की भूमिका को निम्न प्रकार से बताया है। तो यहाँ पर 3 स्तर बताए हैं। पहला स्तर क्या है? पहचान का।
इसमें बच्चा जैसा कि अपने परिवार में रह करके सुनता है उसी रूप में जेंडर को देखता है। इससे प्रभावित होकर के बच्चा स्वयं अन्य को लड़का लड़की के रूप में देखता है और इस स्तर में बच्चा जेंडर को एक स्थायी रूप में नहीं देखता है। दूसरा यहाँ पर स्तर है जेंडर स्थिरता। इस स्तर पर एक समय के उपरांत जेंडर को एक स्थायी रूप से देखता है। वह समझता है कि लड़के पिता होंगे और लड़कियाँ माँ बनेंगी। इसके बाद में स्तर 3 पर जेंडर पूर्व स्व स्थायित्व यहाँ पर आएगा। तो इस स्तर पर बच्चा जेंडर को पूर्ण व स्थायी रूप से देखता है। वह समझता है कि वह एक जैविकीय कारक है, न कि बढ़ा लेना अथवा वेशभूषा पहनना या फिर खेल खेलना। इस तरह से ये कुछ बिंदु आपको 3 स्तर इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आइडेंटिटी को लेकर के एक टॉपिक रहता है अस्मिता। अस्मिता का टॉपिक भी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर। अस्मिता वह विशिष्ट लक्षण है जो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकता है अथवा समूह सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है। इसे विशिष्ट लक्षण इसलिए कहा जाता है क्योंकि समाज में व्यक्ति अथवा समूह की स्थिति को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अस्मिता की निर्मित एक व्यापक प्रक्रिया है जो किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के लिए उसके उद्गम से ही आरंभ हो जाती है। व्यक्ति अथवा समूह अपने अतीत एवं अपने वर्तमान दोनों के माध्यम से अस्मिता का निर्माण करता है। अस्मिता का निर्माण किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उनका निर्माण व्यक्ति तथा समूह के सांस्कृतिक, राजनीतिक परिदृश्य आदि पर भी आधारित होता है। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की अस्मिता के विकास पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ बातें यहाँ ध्यान रखना है। बच्चों की अस्मिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। बच्चों की जो अस्मिता है इसको प्रभावित करने वाला पहला कारक है क्षेत्र। सामाजिकरण के प्रमुख घटकों में क्षेत्रीयता का विशिष्ट स्थान रहता है। बच्चे का जन्म, लालन पालन जिस परिवेश में होता है उसी के अनुरूप उसका समाजीकरण स्वतः ही होता जाता है। क्षेत्रीय विशेषताएं व लक्षण बच्चे की अस्मिता को प्रभावित करते हुए उसकी अस्मिता के परिचायक बन जाते हैं, जैसे बिहारी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बंगाली, पहाड़ी। इस तरह से उसका परिवेश अलग अलग, तो क्षेत्र विशेष उसको प्रभावित करता है। इसके बाद में दूसरा है धर्म। समाज बच्चे के व्यवहार को नियंत्रित करता है। वैश्विक परिस्थितियों में धर्म आनुवांशिकता आधारित परिलक्षित होता है। बच्चा जन्म के पश्चात जिस धर्म में पलता बढ़ता है उसी के अनुरूप अपने आदर्शों, अनुशासन, व्यवहार, मूल्यों एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ में समाजीकृत हो जाता है। बच्चे की धर्म अस्मिता उसके पालक के धर्म के अनुरूप विकसित होती जाती है। जैसे उसके माता पिता का धर्म है वैसे वह धर्म अपना करके आगे बढ़ता है, जैसा संरक्षक का धर्म है। इसके बाद में जाति। तो आदिकाल से मानव समाज के विभाजन का एक प्रमुख आधार जातियाँ रही है। प्रत्येक जाति की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसका प्रभाव उस जाति के बच्चों की अस्मिता पर पड़ता है। यथा विविध जातियों के रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यता और सामाजिक नियमों के आधार पर जाति विशेष के लोगों के व्यवहार, रीति रिवाज, नीतियाँ जो है इनमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। यह भिन्नताएं उस जाति में पलने बढ़ने वाले बच्चों की अस्मिता को प्रभावित करती है। चौथा कारक है लिंग। मानव समुदाय की लैंगिक आधार पर जाना जाता है। मानव समुदाय को और समग्र वैश्विक समाज में महिला व पुरुष को अपनी क्षमताओं, विशेषताओं के कारण विशिष्ट अस्मिता धारित की है। विभिन्न धर्मों में विभक्त मानव समुदाय में लिंग आधारित विभेदीकरण देखने को मिलता है। किसी सामाजिक धार्मिक परिवेश में मानव समुदाय की लिंगगत स्थिति उनकी भूमिकाओं व विशेषताओं के आधार पर सम्मानजनक और बच्चे का समाजीकरण सम्मानजनक हो पाता है। तो ये 4 यहाँ पर आपको कारक इसके ध्यान रखने हैं। इसके बाद में विशेष योग्यता वाले बच्चों के बचपन की स्थिति को लेकर के भी अपन को बात करनी है। तो विशेष रूप से असक्षम, जो चल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं या सुन बोल नहीं सकते हैं आदि बच्चों की ज़िंदगी की कठिनाइयों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। और हालत यह है कि महानगरों की व्यस्त ज़िंदगी जहाँ आधा वक्त कार्यस्थल तक पहुँचने के दौड़ भाग में ही निकल जाती है, वहीं अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पैर नहीं है या उसको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही है, ऐसे तो सहज अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ उनको होती होगी किसी भी विशेष आवश्यकता को लेकर के है। या वो सुन नहीं सकता है, या बोल नहीं सकता, या देख नहीं सकता है, या फिर वो चल नहीं सकता है। तो इस तरह से अगर उसकी कठिनाइयाँ हैं तो उसको काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा। अक्सर विकलांगों के लिए काम आने वाली संस्थाएं भी इस तरह की मांग करती है कि विकलांगों की समस्याओं पर हर बजट में विचार होना चाहिए, उनके लिए नौकरियों में आरक्षण भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसी मांगें इनके लिए होती है विशेष योग्यता वाले बच्चों के लिए। इसके बाद में बाल प्रताड़ना को लेकर के अगला टॉपिक है। बच्चों को दिया जाने वाला दंड बाल प्रताड़ना है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक होती है। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है।
छोटा बच्चा जिसे पूरी समझ नहीं है उसे डांटना भी एक मानसिक प्रताड़ना है। गलती हो जाने पर चपत लगा देना, स्कूल में उठक बैठक लगाना, कक्षा के बाहर खड़ा कर देना आदि ये क्या है, ये शारीरिक प्रताड़नाएं हैं जो कि अब इनको बंद कर दिया गया है। विद्यालय में भी और घर पर भी आप बच्चे को मार पीट नहीं सकते हैं या उसको डांट फटकार भी नहीं सकते हैं। बच्चा मनमोजी होता है और वह वही करना चाहता है जिसमें उसकी रुचि होती है। जबरन स्कूल भेजना, गृह कार्य कराना, बात बात पर रोका टोकी आदि भी बाल प्रताड़ना की श्रेणी में ही आते हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे बच्चे की पढ़ने खेलने की जो इच्छा है वो समाप्त होने लगती है और वह चुपचाप रहने लगता है। अगर आप उसको ज़्यादा डांटते हैं या ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर थोपते हैं तो इस तरह से ये बाल प्रताड़ना के बारे में कुछ बातें हो गई हैं। इसके बाद में अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहता है कि बच्चे हिंसा व नशाखोरी की ओर प्रवृत्त होते जा रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे बड़ों से ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, भेदभाव से परे सभी के प्रति स्नेह रखते हैं। ऐसा ही विश्वास एवं स्नेह बड़ों से वे चाहते हैं, परंतु बच्चों की पढ़ने व खेलने की आयु में उन्हें विपरीत परिस्थितियों में बचपन गुजारने के लिए मजबूर कर देना अमानवीय ही नहीं वरन मानवाधिकार के विरुद्ध भी है। बच्चों के विपरीत परिस्थितियों में जाने के कारण निर्धनता, अशिक्षा, बड़ा परिवार, बच्चों में भेदभाव, माता पिता द्वारा बच्चे का परित्याग, अनाथ परिवार से पिछड़े हुए बच्चे और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित बच्चे आदि यहाँ पर क्या है, ये क्या है कि बच्चे के विपरीत परिस्थितियों में आने के कारण है। ये बच्चे सामान्य हिंसा में लिप्त हो जाते हैं और इनमें नशे की आदत पड़ जाती है। बाल प्रताड़ना से इनमें घृणा, भय, उग्रता उत्पन्न हो जाती है। पारिवारिक मनमुटाव जैसे माता पिता का झगड़ा, शराब पीकर मारना, पीटना आदि जो बातें हैं ये बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव डालती है। तो ये प्रश्न भी ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हिंसा को लेकर के। बच्चा अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति करना चाहता है और स्वतंत्र सोच रखते हुए निर्णय लेना चाहता है। तत्पश्चात एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहता है, परंतु विपरीत परिस्थितियों में बच्चों की उचित देखभाल व उचित संरक्षण नहीं होने के कारण से माता पिता, आस पड़ोस मित्र आदि द्वारा उपेक्षित होने से बच्चा उग्र बन जाता है और उसमें बदले की भावना जागृत होती है तथा वह हिंसा की ओर प्रवृत्त हो जाता है। अगला टॉपिक अपना आ जाता है नशाखोरी। बच्चा घर परिवार में जो भी देखता है उसकी नकल करने का प्रयास करता है। आजकल बदलते परिवेश में माता पिता अति व्यस्त रहने लगे हैं, जिसके पास समय की कमी के चलते वे बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और इस प्रकार से बच्चों से बात भी नहीं कर पाते हैं और बात में डांट भी लगा देते हैं। बच्चे इससे निराश होते हैं और अपने दोस्तों से ज़्यादा घुल मिल करके रहते हैं। उन्हीं के साथ में रहना उन्हें ज़्यादा सहानुभूति प्रदान करता है, चाहे उनके साथी उचित हों या फिर गलत आदतों वाले हों। इस प्रकार से लाड़ प्यार के अभाव में तथा उनसे अहमियत न दिए जाने के कारण से बच्चे नशाखोरी की आदतों में ग्रसित हो जाते हैं। और यहाँ पर छठा चैप्टर अच्छे से कवर करने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट चैप्टर 7वें चैप्टर की ओर। तो 7वां यूनिट आता है बच्चों के अध्ययन के तरीकों के बारे में अपन बात करेंगे। ये यूनिट आपका 10 नंबर का यूनिट है। 7वें इकाई का पहला अपना टॉपिक आता है आवश्यकता और महत्व के बारे में अपने बात करेंगे। प्रत्येक बच्चे की अपनी अलग पहचान होती है, उसके विकास की जो प्रक्रिया है ये भी अलग अलग होती है। 19वीं सदी के आरंभ में जैसे जैसे मनोवैज्ञानिकों का ध्यान व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति, स्वरूप, समस्याओं की ओर अग्रसर होता है तो बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता और महसूस होने लगती है। बच्चों के अध्ययन की आवश्यकता और महत्व के बारे में सबसे पहले ये बात हो रही है। तो यहाँ पर जीवन के समस्त पहलुओं में विभिन्नताओं के साथ साथ बच्चों के मानसिक स्तर, व्यक्तिगत गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, उपलब्धियों इत्यादि में भी विविधताएं दिखाई देने लगी है। ऐसी स्थिति में मनोवैज्ञानिकों को ऐसे अध्ययन के तरीकों की आवश्यकता का अनुभव हुआ जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रत्येक पहलू का अध्ययन कर पाने में सक्षम हो। इसके परिणाम स्वरूप अन्वेषण शुरू हुआ, प्रायोगिक कार्य होने लगे, फिर धीरे धीरे बच्चों के अध्ययन हेतु उपकरणों का उपयोग होना शुरू हुआ। उपकरणों की सहायता से व्यक्तियों के मानसिक और दैहिक दोनों ही पहलुओं का मापन एवं मूल्यांकन किया जाने लगा। अतः इस प्रकार समय परिवर्तन के साथ साथ जैसे जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जटिल रूप को महत्व दिया जाने लगा, वैसे वैसे उपकरणों की आवश्यकता अनुभूत होने लगी और तदनुसार उसमें परिवर्तन भी होते रहे। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को जानना, उनकी रुचियों को जानना, उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करना, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों, पहलुओं को जानना,
उनके दृष्टिकोण व अभिव्यक्तियों को पहचानना आदि के लिए उपकरणों का होना आवश्यक है। हम यह भी जानते हैं कि किसी बच्चे की अधिक प्रतिक्रियाएं कुछ हद तक व्यक्तिगत कारणों तथा कुछ हद तक पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक कारणों से भी प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों की अधिगम प्रक्रिया एवं समायोजन में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों को जानकर के उनकी सकारात्मक व प्रभावी सहायता कर पाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अध्ययन की आवश्यकता और अध्ययन के महत्व के बारे में। अब हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण विधि यहाँ पर रहती है अवलोकन विधि। अवलोकन में किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसकी रुचियाँ, उसके भावात्मक उतार चढ़ाव आदि को ध्यानपूर्वक देख करके उसके संबंध में राय बनाना, उसका अवलोकन करना, उसको देख करके अपनी राय बनाना, ये बात हो गई है। व्यक्ति के व्यवहारों का अवलोकन व्यक्ति के अध्ययन के अत्यधिक सहायक होता है अध्ययन में। अवलोकन के द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहारों एवं क्रियाओं का विवरण प्राप्त होता है, जिन्हें निश्चित समय पर और समय समय पर प्राप्त किया जा सकता है। जिन्हें किसी एक ओकेजन विशेष पे अपन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपन लगातार अगर अपन किसी के साथ में हैं तो फिर उसको ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर समय समय पर भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अवलोकन विधि के अंतर्गत एक निश्चित अवधि में अनेक दिनों तक किसी व्यक्ति के कार्यों एवं व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उसके विषय में लेख लिखते हैं। यह विधि न केवल एक व्यक्ति के अध्ययन में वरन व्यक्तियों के समूह के अध्ययन में भी उपयोगी रहती है। अवलोकनकर्ता अपनी समस्त ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके इस कार्य को करता है। अब हम बात करते हैं अवलोकन का अर्थ क्या है, अवलोकन की परिभाषाएं क्या क्या हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखिए कि अंग्रेजी का जो अवलोकन शब्द है ये ऑब्जर्वेशन है, अंग्रेजी का ऑब्जर्वेशन से बना है, और इसका अर्थ क्या है, देखना या फिर अवलोकन करना या निरीक्षण करना। गुडे और हेट ने इस बारे में परिभाषा दी है कि विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। प्रोफेसर सी ए मोजर की परिभाषा एक रही है, जिसमें उन्होंने कहा है, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी का अपेक्षा कार्यों के आँखों के प्रयोग की यहाँ पर स्वतंत्रता रहती है। कानों से सुनी हुई बात और किसी की जो वाणी उसके अनुसार सापेक्ष जो है अपने को क्या रहता है, आँखों का प्रयोग, आँखों देखा हाल, तो वो यहाँ पर बात रहती है कि प्रत्यक्ष बातों को यहाँ पर महत्व दिया गया है। उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवलोकन विधि प्राथमिक सामग्री के संरक्षण में ही प्रत्यक्ष विधि है। इसमें नेत्रों के माध्यम से नवीन तथा प्राथमिक जो तथ्य हैं इनका विचार पूर्वक संकलन किया जाता है, और तथ्यात्मक एक जानकारी रहती है कि अगर अपने आंखों देखी कोई जानकारी है तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि दोष नहीं रहता है। और दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अवलोकनकर्ता अध्ययन के अंतर्गत आए समूह के दैनिक जीवन में भाग लेते हुए अथवा दूर बैठ कर के उनके सामाजिक तथा व्यक्तिगत व्यवहारों का अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन कार्य संपादित करता है। ये बात यहाँ पर रही। इसके बाद में अगला टॉपिक है सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन और एक रहेगा असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में देखिए, इस विधि में अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं को स्वयं हाथ बटाता है। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं में स्वयं हाथ बटाता है और अवलोकनकर्ता विविध गतिविधियों में सहभागिता के साथ साथ भाग लेते हुए अब समूह का सदस्य भी बन जाता है और उसके साथ साथ उसके व्यवहारों का अवलोकन भी करता है। यहाँ इस तरह अवलोकनकर्ता का क्रियाओं में हाथ बटाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह व्यवहारों को स्वाभाविक तरीके से प्रभावित करने और ठीक ढंग से वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने से है। इस प्रकार के अवलोकन में शिक्षक अवलोकनकर्ताओं के रूप में निकट एवं गहराई से विद्यार्थियों के प्रत्येक पहलू का ध्यान से अवलोकन करके उनका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कर सकता है। तो ये सहभागी अवलोकन हो गया है। असहभागी अवलोकन देखिए, ऐसा अवलोकन जिसमें शिक्षक एक अवलोकनकर्ता के रूप में समूह में सम्मिलित न होकर के उस गतिविधि पर बाहर से नजर रखता है। सहभागी अवलोकन में तो शिक्षक जो विद्यार्थी है उसका सहभागी साथ ग्रुप में आ जाता है और फिर अंदर आकर के फिर वहाँ पर उसका अवलोकन करता है। असहभागी अवलोकन में शिक्षक दूर से नजर रखता है और उस विद्यार्थी को पता भी नहीं चलने देता है कि अवलोकन उसका किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें ध्यान रखना है और विद्यार्थियों के व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखता है। अवलोकनकर्ता विद्यार्थियों के व्यवहार को विद्यालय के अंदर एवं बाहर किसी भी जगह पर ध्यान से देखता रहता है और उसके आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। एक शिक्षक के लिए औपचारिक, अनौपचारिक, सहभागी, असहभागी सभी प्रकार के अवलोकन महत्वपूर्ण हैं। कई बार इन अवलोकन विधियों का प्रयोग साथ साथ होता है। कला में शिक्षक अपने अवलोकन के आधार पर ही कक्षा व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के व्यवहार को व्यवस्थित करता है।
इस प्रकार से बात रह गई है। अवलोकन की उपयोगिता क्यों है, उपयोगिता का भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। तो 3 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें समस्या का चयन किया जाता है, समस्या का चयन करके उस समस्या की बारीकी से उसका अवलोकन करके अध्ययन करते हैं। दूसरा है पूर्व निर्धारित उद्देश्य सुनियोजित और अवलोकन सुव्यवस्थित अभिलेख को यह विधि बहुत उपयोगी बन जाती है और इसके जो परिणाम है वो विश्वसनीय और वैध होती है, क्योंकि आंखों देखा हाल है और प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर बातें सारी रहती है। तो ये क्या है, एक विश्वसनीय और वैध होता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अवलोकन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात है अवलोकन की परिस्थिति से, अवलोकन की परिस्थिति से अवगत होकर के उसके लिए सहभागियों के चयन में सावधानी बरतना। दूसरी बात है अवलोकन के प्रकार के अनुसार उसके नियमों का ध्यान रखना। तीसरी बात है अवलोकन बिंदुओं के निर्धारण में विशेष रूप से ध्यान देना। चौथी बात है अवलोकन की प्रक्रिया के दौरान लचीलापन रखना। पांचवी बात है पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखना। तो ये आपको 5 बातें यहाँ ध्यान रखनी है अवलोकन करते समय। और इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू अंग्रेजी के साक्षात्कार अंग्रेजी का इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इंटरव्यू शब्द को 2 भागों इंटर यानी कि भीतर अंदर की बात हो रही है और व्यू यानी कि देखना, मतलब कि अंतः दर्शन इंटरव्यू यहाँ पर रहेगा, विभाजित किया जा सकता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अंतः दर्शन अर्थात आंतरिक रूप से देखना, अंदर देखना। इस तरह से कहा जा सकता है कि शाब्दिक रूप से साक्षात्कार इसके कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिन अप्रकट अथवा अदृश्य तथ्यों को बाह्य रूप से निरीक्षण नहीं किया जा सकता है, उन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना तथा किसी विषय के विभिन्न पहलुओं के विषय में गहन जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, साक्षात्कार कहलाता है। अतः साक्षात्कार अभिमुख संवाद है। इस विधि के द्वारा साक्षात्कार विधि के द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचियों, योग्यताओं, मनोवृत्तियों से संबद्ध अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्ति के विचारों, विश्वासों, मूल्यों, भावनाओं, अतीत के अनुभवों आदि के विषय में जानना है। इसमें प्रत्यक्ष संपर्क अर्थात आमने सामने के संपर्क द्वारा सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। साक्षात्कार विधि में शिक्षक विद्यार्थियों का एक एक करके या फिर एक छोटा समूह बना करके कुछ प्रश्न पूछते हैं। साक्षात्कार का प्रयोग मुख्यतः उन विषयों के अध्ययन में किया जाता है जिनको जानने के लिए बातचीत करनी आवश्यक होती है। उदाहरण के तौर पर बच्चों को समायोजन संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने तथा साथ ही साथ उनका शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन संबंधित अवधारणाओं को जानने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकार में देखिए, पहला है संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार। संरचित मतलब जिसकी संरचना पहले से हमने बनाई हुई है कि कैसे साक्षात्कार को शुरू करना है, क्या क्या प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार से उसका एंड करना है और कितना क्या अवलोकन करना है, तो वो पहले से सारी संरचना बन गई है। असंरचित मतलब रैंडम तरीके से आकर के अचानक से टेस्ट ले लिया गया है, अचानक से प्रश्न पूछ लिया गया है, मौखिक प्रश्नों की यहाँ पर बात हो रही है। तो इस तरह से समझना है आपको। पहला संरचित की बात करते हैं तो इस विधि में अध्ययन संबंधित जो समस्या है इससे संबंधित प्रश्नों व इकाइयों को एक निश्चित क्रम में पूछता है, पहले से ही तैयार करके रखते हैं। साक्षात्कार के समय वह सूचनादाता से यह प्रश्न उसी क्रम के आधार पर पूछता है। साक्षात्कार की प्रकृति इस विधि में नियंत्रित होती है। नियंत्रित होने का मतलब है कि सारा जो भी स्टार्टिंग एंडिंग क्या क्या प्रश्न पूछने हैं सारी चीज़ें पहले से व्यवस्थित है, तो ये क्या है, नियंत्रित रहती है। असंरचित जो साक्षात्कार है इसमें प्रश्न और उनकी संख्या पहले से पता नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। अध्ययन संबंधित कोई भी जो स्वरूप है साक्षात्कार के लिए वहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है और स्वरूप साक्षात्कार के दौरान अपने मन से निर्धारित करता है और कोई पूर्व तैयारी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे प्रश्न मन से पूछने हैं। तो ये बात रह गई है असंरचित में। इसके बाद में अब हम बात करते हैं साक्षात्कार प्रक्रिया के प्रमुख चरणों को। पहला चरण आता है साक्षात्कार की तैयारी स्टार्ट करेंगे। इस चरण में साक्षात्कार के विषय और उसके उद्देश्यों के अनुरूप पूर्व तैयारियां की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से अनुमति, साक्षात्कार का समय, चर्चा के विषय बिंदु, स्थान इत्यादि की तैयारी करते हैं और यहाँ पर ध्यान रखते हैं तैयारी का। इस दौरान साक्षात्कार की योजना का निर्माण भी किया जाता है, जिसमें साक्षात्कार का प्रारंभ, विकास और समापन से संबंधित व्यवस्था की योजना बनाई जाती है। तो ये पहला चरण हो गया है साक्षात्कार की तैयारी करना। दूसरा है साक्षात्कार का संचालन। इस चरण में साक्षात्कार को पूर्व निर्धारण योजना के अनुरूप
क्रियान्वित किया जाता है। इस दौरान साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार के विषय बिंदु को चर्चा के केंद्र में बनाए रखने के अलावा कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे शुरुआत कैसे करें, सम्मुख बैठे व्यक्ति से चर्चा को स्वाभाविक रूप से शुरुआत कैसे करें, चर्चा के दौरान महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में कैसे रखें, इत्यादि जो प्रश्न हैं ये चलते हैं और ये सारे संचालन में मदद करते हैं। तो इन सारी बातों पर ध्यान रखना होता है। साक्षात्कार का समापन कैसे करना है इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। और अगला तीसरा बिंदु यहाँ पर है आलेखन या प्रतिवेदन या विश्लेषण। इसमें क्या रहता है, देखिए इस चरण में साक्षात्कार के दौरान आए महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं इनको व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है। प्राय साक्षात्कार के तुरंत बाद इस कार्य को कर दिया जाता है ताकि किसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ध्यान से उतर न जाए। अंत में उद्देश्यों के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण कर लिया जाता है। तो ये आपको इसके चरण ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार की विशेषताएं क्या क्या हैं, साक्षात्कार के फायदे क्या क्या हैं। तो विशेषताओं को लेकर के पहला बिंदु देखिए, साक्षात्कार उन व्यक्तियों के लिए गोपनीय सूचनाएं प्राप्ति का उत्तम साधन है जिन्हें वह लिखना नहीं चाहता है। तो मौखिक अभिव्यक्ति में वो अपने जो भी विचार है, जो भी भाव हैं, उनको बोल करके सामने स्पष्ट कर सकता है दूसरे व्यक्ति को। दूसरा बिंदु, साक्षात्कारकर्ता अपने अनुसंधान का उद्देश्य प्रत्यक्षतः स्पष्ट कर सकता है तथा मौखिक सूचनाएं क्या होनी चाहिए यह भी स्पष्ट कर सकता है। तीसरा बिंदु है, आज व्यक्ति लिखने की अपेक्षा विचार विमर्श को अधिक महत्व देता है। चौथा बिंदु, साक्षात्कारकर्ता पूरक प्रश्नों द्वारा विषयों के प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण अर्थ का स्पष्टीकरण कर सकता है। पांचवा बिंदु देखिए, साक्षात्कार के द्वारा अनुसंधानकर्ता विषय को प्रेरित करके अनुभवों को प्राप्त कर सकता है जो कि सामान्यतः नहीं मिलते हैं। छठा बिंदु है, साक्षात्कार के इच्छानुसार सभी प्रश्नों के उत्तर लिए जा सकते हैं जबकि प्रश्नावली में आधे छूटते हैं और आधे प्राप्त ही नहीं हो पाते हैं। सातवां बिंदु है, इसमें एक प्रकार की सूचना को विभिन्न अवस्थाओं में अनेक प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। आठवां बिंदु है, साक्षात्कार के द्वारा भाषा को कम समझने वालों तथा बच्चों और अशिक्षितों आदि से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि अशिक्षित है मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता है बट फिर भी अपन बोलचाल की भाषा से उसके विचार जान सकते हैं या किसी टॉपिक विशेष के प्रति उसका दृष्टिकोण जान सकते हैं। और उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही साक्षात्कार अन्य उपकरणों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में साक्षात्कार की सीमाओं का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न अपने सामने आ जाता है, जिसमें पहली सीमा यहाँ पर आती है कि इसमें समय और श्रम दोनों ही अधिक लगते हैं, क्योंकि अगर अपन संरचित साक्षात्कार कर रहे हैं तो वहाँ पर पहले से उसकी योजना बनानी होगी, पहले से उसका टाइम टेबल वो सारी चीज़ें डिसाइड करनी होगी, पहले से उसके लिए सारे प्रश्न तैयार करने होंगे और उनका उत्तर सटीक हो, ये भी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो काफ़ी सारा वहाँ पर टाइम लगता है। और फिर साक्षात्कार जैसे शुरू किया तो वहाँ पर प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, विद्यार्थी का आंसर जानेंगे तो उसका अलग अलग दृष्टिकोण देखेंगे, तो उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ें ये हैं। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में साक्षात्कार कर पाना मुश्किल होता है। जैसे क्लास में 2-4 बच्चे ही हैं तो उनका साक्षात्कार पॉसिबल है, बट अगर 40-50-100 बच्चे हैं तो फिर इतने सारों का एक साथ साक्षात्कार नहीं हो सकता है या फिर उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। अतः यह विधि बहुत छोटे समूह के लिए ही उपयुक्त है। दूसरा बिंदु, साक्षात्कारकर्ता की पूर्व धारणा के कारण साक्षात्कार के आंकड़े तथा विश्लेषण दोनों ही प्रभावित होते हैं, अतः इससे प्राप्त निष्कर्षों पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहा जा सकता है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षिक व्यवहारों का अध्ययन करते समय यह देखा जाता है कि वे उस परिवेश में घबरा जाते हैं या फिर डरे डरे दिखते हैं। इस कारण कभी कभी तो वे सब कुछ जानते हुए भी प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, अतः निष्कर्ष तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता है। तो ये कुछ इसकी कमियां रही हैं। इसके बाद में सामाजिक जननांकी प्रोफाइल की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। विद्यार्थियों का व्यक्तिगत परिचय मिल जाता है, विद्यार्थी की पारिवारिक जानकारी मिल जाती है, प्रयोज्य की उम्र का पता चल जाता है, उसका लिंग, जाति, धर्म, विद्यालय का नाम, जन्म स्थान, पारिवारिक ब्यौरा, भाषा आदि की जानकारी मिल जाती है और विद्यार्थी की सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत स्थिति की आधारभूत जानकारी मिल जाती है। उसका माहौल पता चल जाता है जिसमें वह अधिकांश समय व्यतीत कर रहा है, तो उसके माहौल का पता चल जाता है बच्चे की प्रोफाइल से। पोर्टफोलियो जो है वो सारी चीज़ें, एनेक्डोटल रिपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें 3-4 रहती हैं। इसी के साथ में एक यहाँ पर क्लिनिकल विधि का टॉपिक भी इस यूनिट में देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल विधि क्या है, यहाँ पर देखिए, जीन पियाजे ने अपने अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था। उनके प्रयोग ने बच्चों के अध्ययन के लिए साक्षात्कार विधि के महत्व को रेखांकित किया है। पियाजे ने बच्चों के विचार के विस्तार के लिए वार्तालाप का तरीका अपनाया। पियाजे ने नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग
बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष का अध्ययन करने के लिए किया। इसके अलावा बाल विकास के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्लिनिकल विधि के ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और यहाँ पर अपना ये फर्स्ट पेपर कंप्लीट होता है। आई होप आपने ठीक से सारे चैप्टर्स को समझा है, माइंड मैप अच्छे से बना ली है और एक समराइज तरीके से आपने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से कवर अप कर लिया है। एक ही वीडियो में आपकी सफिशिएंट तैयारी हो गई है। इसी क्लास को आप रिवाइज करते रहेंगे अगर आपके पास में टाइम रहता है, या अगर आपने अपने यूनिट वाइज सीरीज से आपने चैप्टर्स कवर करे हुए हैं तो ये क्लास से आपका अच्छे प्रकार से रिविजन भी हो गया है। और जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेन चैनल पर जाकर के, प्लेलिस्ट पर जाकर के, और आप इस क्लास को भी अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो ये क्लास भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। तो चैप्टर्स वाले ऑप्शन से आप चैप्टर भी स्विच कर पाएंगे। जिनका चैप्टर एक अच्छे प्रकार से क्लियर हो गया है तो आप चैप्टर स्किप करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के टाइटल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर स्विच करने के ऑप्शंस मिल जाने वाले हैं। और बाकी वीडियो को लाइक करना है सभी स्टूडेंट्स को, और कमेंट बॉक्स को आप स्वाइप करेंगे तो आपको हाइप बटन दिखेगा। सभी लोग इस वीडियो को हाइप जरूर करें, इस क्लास को हाइप जरूर करें, ताकि अपने सभी साथियों तक वीडियो अपना रिकमेंड हो। और ट्रेंडिंग में भी भाई जब आएगा जब सभी लोग इस क्लास को हाइप करेंगे, तो सभी लोगों को हाइप जरूर से करना है। और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी देना है कि क्लास आपको कैसी लगी है। कुछ कमियां लगे तो वो कमियां भी आप कमेंट्स में बताएंगे, ताकि आगे आने वाले वीडियो में हम और सुधार कर सकें और इंप्रूवमेंट कर सकें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।